हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरपीएफ एलडीसी एग्जाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज संडे का दिन है और संडे का दिन बहुत ही एनर्जेटिक होता है। हालांकि मेंबर ऑफ द फोर्स के लिए संडे मंडे कुछ नहीं होता है, 24 घंटे ड्यूटी में इन्वॉल्व रहते हैं हम लोग। फिर भी संडे को जिन लोगों का ऑफ होता है समय, तो जो भी कम्पिटेटिव हैं, जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें अपने समय का बेहतर यूज करना चाहिए। और आज इसी बेहतर यूज के साथ आज मेरे पास भी कुछ समय था, तो आज एक सेट आपके बीच में लेकर आया हूं, क्योंकि मुझे मालूम है आपकी परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं, आपका समय काफ़ी बेशकीमती है और इसका बेस्ट यूज करना जो है आपका फर्ज है और आपको करना भी चाहिए। तो आज हम लोग एसआई रूल 72 से संबंधित एक सेट लगाएंगे। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, पेशेंस से आप लोग देखिएगा। और जो भी प्रश्न है, यह प्रश्न जो है क्यूबिक्स क्लासेस के एप्लीकेशन से जो है ये लिए गए हैं, और इस एप्लीकेशन पे जो आपको मॉक टेस्ट का जो इसमें दिया गया है उसी से यह सेट है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 80 क्वेश्चन होंगे और 80 क्वेश्चन का हम लोग हल करेंगे, बड़े इत्मीनान से करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन देखिएगा इसमें सारे आपका जो है बैलेंस्ड, जो भी आपके सिलेबस में जो प्रश्न है सारे प्रश्न हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 शो हो रहा है। मैं आपको ज़्यादा आपका समय नहीं लूंगा और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे शो हो रहा है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। इसमें हिंदी का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान पे हिंदी है, चौथे स्थान पे है, तीसरे स्थान पे है, या पहले स्थान पे? इसका उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। आप लोगों के लिए जो है समय आपका यहां से शुरू होता है और लगभग 30 सेकंड का समय होता है। आपका जो एग्जाम होता है, जो 90 मिनट का जो टाइम होता है, 1.5 घंटे का, तो उस हिसाब से आपको जो 80 क्वेश्चन करने में करीब करीब टाइम जो है आपका यही लगता है। तो आइए इसको बताएं, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। एक बार मैं जरा अपना ऑडियो क्वालिटी चेक कर लेता हूं। अगर ऑडियो क्वालिटी और वीडियो विजिबिलिटी अच्छी आ रही हो तो आप लोग एक बार यस लिख दें। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग बताएं क्या होगा। चलिए 80 क्वेश्चन करने हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी हमें करना पड़ेगा। देखिए भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं और इन भाषाओं का क्रम क्या है? सबसे पहले जो है असमिया है, बंगाली, गुजराती, हिंदी, उसके बाद कन्नड़, फिर कश्मीरी, फिर कोंकणी, फिर मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो पहली भाषा है वह जो है कौन सी है? पहली भाषा, कई बार ये प्रश्न आते हैं डीपीसी में, आपको देखिएगा। तो पहली जो है इसकी जो है असमिया है। पहली भाषा कौन सी है? असमिया, जो आसाम की बोली जाती है। शुरू में आपको मालूम है कि 14 भाषाएं थी, तो पहली भाषा असमिया है। और इसमें हिंदी का स्थान पूछ रहा है, हिंदी का कौन सा भाषा है? तो हिंदी हमारी है चौथे नंबर पर, असमिया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर ये है बंगाली, और ज्यादा समय हो लगा इसे। और चौथे नंबर पे आपका कौन सा है? हिंदी है। तो हिंदी कितने स्थान पे? चौथे स्थान पे। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसको आप एप्लीकेशन पे जाएंगे तो एप्लीकेशन के सोल्यूशन सेक्शन में ये पूरा दिया गया है कि कब से कब कौन भाषाएं शामिल हुई। 14 भाषाएं शुरू में कौन सी थी, बाद में जो है कौन कौन सी भाषाएं जुड़ी, और इसमें हिंदी का स्थान चौथे स्थान पे है। राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। देखिए यह एक प्रश्न है। इस प्रश्न का देखिए, इस तरह के प्रश्न आप अभी जो 21 तारीख को जो एग्जाम दिया है उसमें इस तरह के प्रश्नों से आपका सामना हुआ। तो निम्नलिखित में से क्या सही नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? देखिए मैंने बाईलैंग्वेज ये सेट तैयार किया है। जो भी 37-38 या जो भी सेट पड़े हुए हैं क्यूबिक्स क्लासेस के एप्लीकेशन पे, सभी सेट जो है बाईलैंग्वेज हैं। और बाईलैंग्वेज इसलिए है कि जो अहिंदी भाषी लोग हैं उनकी हमेशा कंप्लेन रहती है कि सर इसको प्लीज इसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करें, इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। हिंदी वाले कहते नहीं सर हिंदी में करें। तो मैंने आपकी सुविधा के लिए दोनों दे दिया है और दोनों में आप लगा सकते हैं। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। हिंदी को 1962 में राजभाषा का दर्जा मिला और हिंदी भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा है। अब इसमें से
क्या गलत क्वेश्चन है, हाँ गलत क्या सही नहीं है, इसमें से गलत आपको देखना है। ये देखिए जो आपको स्किन की जो प्रॉब्लम आ रही है, इस पे आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी पिछला जो एग्जाम हुआ था इसमें देखे आपने कि प्रश्न को इस तरह से कस्टमाइज किया गया था, इसलिए मैंने जानबूझ के इस तरह का क्या किया है कि ताकि आपको जो है इस तरह के प्रश्नों पर ये हो सके। मैं चाहूं तो स्क्रीन को छोटा करके, ये देखिए स्क्रीन को छोटा करके आपको पूरा मैं दिखा सकता हूं, एक प्रश्न एक ही स्क्रीन में एक प्रश्न, लेकिन ये सिस्टम आपका जो आपके डीपीसी एग्जाम में नहीं होता, इसलिए जो हमारा सिस्टम है उसी सिस्टम पे मैं लेके चलूंगा और ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। हमारा उद्देश्य है कि आपका बेहतर प्रैक्टिस हो। तो बताएं निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, इसको बताना है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल राइट है। और केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ये भी ऑप्शन सही है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। जो लोग अभी जो रूल 70 के अंतर्गत जो है हेड कांस्टेबल टू एएसआई का परीक्षा देना है या जिनको हेड कांस्टेबल का देना है, उनके लिए यहाँ से प्रश्न उनके लिए बढ़िया हो सकते हैं। इसी तरह के प्रश्न वन लाइनर आते हैं, हालांकि रूल 72 में थोड़ा सा टिपिकल होता है। हिंदी को 1962 में राजभाषा का दर्जा मिला और हिंदी भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा है, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट, इसका गलत आंसर कौन सा हो गया? हिंदी को 1962 में राजभाषा का दर्जा मिला, यही ऑप्शन जो है इसमें यहां से गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि देखिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है यह 14 सितंबर को मनाया जाता है, यह बिल्कुल सही है। और यह 1949 यानी 1949 में संविधान सभा के द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में अपना अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दूसरे ऑप्शन पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, केंद्रीय हिंदी समिति के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और इसका गठन कब हुआ था? 1967 में हुआ था। केंद्रीय हिंदी समिति की बात मैं कर रहा हूं। और इसके अंतर्गत जो है 41 सदस्य होते हैं, जो है सदस्य इस समिति में थे। और यह 6 मंत्रालय, जिसमें विदेश मंत्रालय हो गया, मानव संसाधन मंत्रालय, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, तो इस तरीके की चीजें हैं। इसको आप जाएंगे एप्लीकेशन पे, तो एप्लीकेशन पे पूरा डीपली इन सारी चीजों के बारे में मिलेगा और आपको एक प्रश्न से कम 10 प्रश्न आपको तैयार होंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जहां तक आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो है इसका सी जो है इसका राइट आंसर होगा, यानी कि हिंदी को 1962 में राजभाषा का दर्जा नहीं मिला, बल्कि हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा कब मिला था? इसको 1949 में जो है राजभाषा के रूप में जो है इसको स्थान मिला था, 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस भी मनाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया? अभी हम लोग जस्ट बात किए हैं 14 सितंबर 1949 को। साथ साथ आप लोग इस प्रश्न को लगाते भी रहिए ताकि आपको आपका एक बार चेकअप हो जाए कि आप कैसे हैं, आपका तैयारी किस तरीके से है। अगला प्रश्न है, कुछ इसमें देखिए कुछ प्रश्न इजी आपको मिलेंगे तो कुछ मॉडरेट मिलेंगे, कुछ जो है हाई लेवल के मिलेंगे। और मेरा मानना है कि 5, 7, 8 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो कि आपके जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो 5, 7 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो थोड़ा अलग हट के होते हैं और उसी पे मेरिट होता है, मेरिट बनता है। किसी प्लस पे जो है इसका जो है मेरिट बना है एनईआर का। और मैक्सिमम लोगों, जहां तक मेरे नॉलेज में मैक्सिमम लोग जो लोग भी तैयारी कर रहे थे सबका 50 के ऊपर है, किसी का 50 है, किसी का 51 है, किसी का 49 है। तो यही है। तो मेरे इस प्रश्न यह जो एग्जाम हुआ इससे हम लोग यही सीखे हैं कि 5, 7, 8 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो आपका मेरिट डिसाइड करते हैं। इसलिए छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए अगला प्रश्न हमारा हो गया, संविधान के अनुसार सांविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? क्या गृह मंत्रालय करता है, कानून मंत्रालय करता है, संस्कृति मंत्रालय करता है, या देखिए दूसरे चैप्टर में आ गया रेल मंत्रालय करता है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग लगाइए। बढ़िया प्रश्न है और यह प्रश्न जो है आशा है कि आपको आ भी सकता है। तो देखिए सांविधिक जो नियम, जो विनिमय और आदेश का अनुवाद, सांविधिक नियम, विनिमय और आदेश थोड़ा समझना भी जरूरी है। क्या है? जो संविधान के द्वारा जो नियम, जो आदेश, जो सर्कुलर, यह जो है इसका अनुवाद कौन करता है? तो यह इसके लिए एक मंत्रालय है, विधि मंत्रालय, यानी कानून मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कानून मंत्रालय कह लीजिए या यहां पे आप विधि मंत्रालय कर लीजिए। आप शब्दों के बारे में भी थोड़ा ध्यान दीजिए, विधि मंत्रालय। और अभी आप एक चीज और आप प्रैक्टिस करिएगा, साथ में इंग्लिश वाले पोर्शन को जरूर देखिएगा। इंग्लिश पढ़ने से बहुत सारी चीजें क्लैरिफिकेशन हो जाती है। हिंदी में बहुत ऐसे शब्द होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं, लेकिन हिंदी अंग्रेजी में जैसे उसका ट्रांसलेट देखेंगे तो आपकी कुछ कंफ्यूजन रहेगी, वो दूर हो जाएगी। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। यहां पे देखिए कुछ चीजें मिसिंग हो गई है। संविधान के भाग 5 का कौन सा अनुच्छेद राजभाषा से संबंधित है?
चलिए, अनुच्छेद 110, 210, 105 और 135। तो इस प्रश्न का राइट आंसर इजी प्रश्न है, इसको हम इजी मिलेंगे। अनुच्छेद 210 है जो विधानसभा और विधान परिषद के बारे में बात करता है, और यह जो है अनुच्छेद 210 जो है विधानमंडल में प्रयोग किया जाने वाले भाषा के बारे में बात करता है। अगर विधानमंडल की बात करें तो विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो पूर्वोक्त भाषाओं में से किसी भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। यह अनुच्छेद 210 का ये प्रोविजन है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। 210 में जो है यह जो है अपनी मातृभाषा में जो है सदन को संबोधित करने का जो है प्रोविजन है इसमें, तो 210 है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आइए। आप एप्लीकेशन पे जाएंगे तो इसके बारे में आपको सारे जो है कंफ्यूजन भी आपको दूर हो जाएंगे हर प्रश्न का। आज हम लोग पूरे 80 प्रश्न करेंगे, भले ही ज्यादा जो भी 2 घंटे का भी समय लगे, 80 प्रश्न करेंगे। संडे का दिन है, आराम से आप लोग देखिएगा। अब अगला प्रश्न हमारा है, वर्ष 1973 में गठित रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने की थी? हु प्रेसिडेड ओवर द रेलवे हिंदी सलाहकार समिति फॉर्म्ड इन ईयर 1973? सी ललित नारायण मिश्रा, जगजीवन राम, चंद्रशेखर, बीपी नरसिंह राव। और यही इन्हीं प्रश्नों की बात कर रहे थे, यही प्रश्न है, इसी तरह के प्रश्न हैं जो आपका जो है 8 नंबर का अगर राजभाषा पूछा है तो 1-2 प्रश्न इस तरह के जरूर मिलेंगे जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, और इन्हीं प्रश्नों से आपको प्रैक्टिस करनी है। बाकी आप जो है जो प्रश्न आप पढ़ते चले आ रहे हैं उससे थोड़ा सा अलग हटके भी, और मैं प्रयास किया हूं इस सेट में यही कि जो आप पढ़ चुके हैं उससे मिलता जुलता प्रश्न वो भी प्रश्न है, उससे मिलता जुलता प्रश्न भी हम जो है ये करें। तो इस प्रश्न का देखिए आप लोगों ने उत्तर लगा लिया होगा। देखिए वर्ष 1973 में 1973 में गठित रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने किया था? स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा जी ने किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा श्री ललित नारायण मिश्रा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलते भी रहिए आप लोग की, ताकि हमें लगे कि हाँ आप जुड़े हुए हैं। देखिए ऊपर ये चीजें आपको विजिबल हो रही होगी। यहाँ करेक्ट आंसर के लिए +1 नंबर है और इनकरेक्ट के लिए 0.033, यानी कि आपने अगर 3 क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका एक सही भी माइनस हो जाएगा। इसको ध्यान में रख के आप लोग परीक्षा दीजिएगा, और यहीं से ये होता है। और खास करके जो सब इंस्पेक्टर का ये एग्जाम है, इसमें तो आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। इसमें आपका टारगेट होना चाहिए 48 लाना। 48 ला दिए, उसके बाद से आपको रिस्क नहीं लेना है। उसके बाद से आप जो प्रश्न देखे जिसने 48 ला दिया उसको 80% ये मान के चलिए कि आपका जो है एग्जाम क्लियर हो गया। इसका रीजन ये है कि इसमें जो 20 नंबर का रिबीट जो आपको एएसआई में जो प्रैक्टिस है 20 नंबर छोड़ने का, वो चीज इसमें नहीं मिलेगा। तो इसमें बहुत सावधानी आपको करना है। आपको 48 के बाद प्रयास करना है कि 2-3 नंबर 4-5 नंबर आप अधिक करें। बाकी आपका 48 जो है चांस होना चाहिए, और गलती का प्रैक्टिस आप मत करिएगा। और ज्यादा आप जीके जीएस और जो है जनरल अवेयरनेस में ना फंसकर आप अपना मैथमेटिक्स और रीजनिंग तैयार करिएगा। जिन लोगों का मैथ और रीजनिंग सही होगा उनका मान के चलिए कि जो है उनका जो है एग्जाम क्लैरिफिकेशन का टाइम जो है ज्यादा जो है चांसेस रहेगा कि एग्जाम क्लियर करेंगे। तो 1973 में गठित रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने किया था? ललित नारायण मिश्र ने किया था। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह प्रश्न भी थोड़ा सा आपके लिए मॉडरेट लेवल का प्रश्न है, और इस तरह के प्रश्न कितने लोग दे पाते हैं आप एक बार इसका उत्तर लगा के दीजिए, फिर मैं अभी इसका सॉल्यूशन भी आपको बताता हूं। और इस तरह की मैं चाहता हूं कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो, इसके लिए ही मैं अपना ये बहुमूल्य समय निकालकर और आपके बीच में आया हूं। तो आप इतना समय पर्याप्त है आपको लगाने के लिए, आशा है आपने तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपने लगा लिया होगा। श्री ओम मेहता। वर्ष 1976 में जब संसदीय राजभाषा समिति का गठन हुआ तो उस समय गृह राज्य मंत्री कौन थे? ओम मेहता थे। और लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के द्वारा संयुक्त रूप से समिति के प्रथम अध्यक्ष के रूप में जो है ओम मेहता को नामित किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओम मेहता, श्री ओम मेहता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आपको जो है साउंड और जो है विजिबिलिटी कैसी लग रही है इसके बारे में आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए, हमारे साउंड की बैटरी भी कम हो रही है लेकिन अभी चलेगा। चलिए अगला प्रश्न है,
रेल बजट का हिंदी अनुवाद सबसे पहले कब तैयार हुआ था और उस समय रेल मंत्री कौन थे? ये भी वही प्रश्न है जो आपको, जिसमें से कि ये जो जो परीक्षा लेने वाली समिति है, जो परीक्षा लेने वाली विभाग है, उसके द्वारा इस तरह के 2-3 प्रश्न डाले जाते हैं जो कि आपको मेरिट पे असर डालते हैं। तो रेल बजट का हिंदी अनुवाद सबसे पहले कब तैयार हुआ था तथा उस समय रेल मंत्री कौन थे? तो 1999 में लालू प्रसाद यादव, या 2003 में श्री रामविलास पासवान, 1956 में जान मथाई, या 1972 में जगजीवन राम। बहुत ही हार्ड लेवल का थोड़ा सा प्रश्न है, लेकिन इसको देखिएगा, मैं इसको हार्ड में लगाऊंगा तो आप देखिएगा, और इस तरह के प्रश्नों पर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत आपको सलाह है, बाकी आपकी मर्जी। आप चाहें तो वही जो है 12 नियम और जो है 9 जो धाराएं हैं उसको पढ़िए। चलिए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इतना समय पर्याप्त है, अब इससे ज्यादा मैं समय आपको नहीं दे सकता हूं। रेल बजट का हिंदी अनुवाद सबसे पहले 1955-56 के लिए तैयार किया गया था, और उस समय 1955-56 में रेल मंत्री कौन थे? जान मथाई थे। और वित्त मंत्री कौन थे? सीडी देशमुख थे, जिन्होंने 1955-56 के बजट को हिंदी में छापने का निर्णय लिया था। तो रेल बजट सबसे पहले 1956 में, 55-56 के दौरान जो है रेल बजट को हिंदी में जो है प्रकाशित किया गया। इसके पहले ही अंग्रेजी में ही चलता था, और उस समय रेल मंत्री कौन थे? जान मथाई थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी, 1956, जान मथाई जो है उस समय रेल मंत्री थे। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अब 8 प्रश्न आपके, देखिए यहां से एक सेक्शन खत्म हो गया, 8 प्रश्न ही आते हैं आपका राजभाषा से संबंधित। तो अब आप यहां पे देख सकते हैं कि अब आपको जो है अगला जो है 8 के बाद आपको अब दूसरे सेक्शन में आना है। अब यहां पे आ गया आपका जो है प्रोफेशनल सब्जेक्ट जो है, मानवाधिकार अदालतें किस धारा के तहत गठित की जाती है? अब आप कहेंगे कि सर जो है डायरेक्ट जो है धारा से ही प्रश्न पूछिए, तो आपके हिसाब से जो है बोर्ड जो है प्रश्न नहीं देगा। प्रश्न पर ऐसे इस तरह के प्रश्नों पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मानवाधिकार अदालतें किस धारा के तहत गठित की जाती है? धारा 28, धारा 29, धारा 32, धारा 30। इतना ही सुफिशियंट नहीं है कि केवल आपको धारा याद कर लेना है। आपको देखिए ये जो स्क्रीन का है, और मैं एक चीज और आपको बता दूं, जो एप्लीकेशन हमारा है, क्यूबिक क्लासेस का एप्लीकेशन है, अगर आपके पास लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो तो उस पर आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि वहां पे जो है जो दिया गया है, अगर उस पर आप कंप्यूटर या लैपटॉप पे खोल कर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको जो है एग्जाम में आपको हरासमेंट नहीं होगा, एग्जाम में आप जो घबराएंगे नहीं, उस तरह की प्रैक्टिस आपको होगी। और स्क्रीन को भी आप जो अपने हिसाब से कस्टमाइज करके उसमें देख सकते हैं। तो आप, मेरा अनुरोध है कि आप जब वीडियो देखिए तो कंप्यूटर अगर हो, अगर ऑफिस में काम कर रहे हो तो जब भी टाइम मिले बैठ के ऑफिस में देख लीजिए, जब आपके पास ड्यूटी का आप टाइम हो, या अगर घर पे कंप्यूटर लैपटॉप है तो कंप्यूटर लैपटॉप पे ही देखिए और प्रैक्टिस भी करिए। आप जो है जो हमारा जो मॉक टेस्ट बना है जो SIPF का, जो अभी 28 से 27 से अपडेट हो गया है, तो वो जो है बिल्कुल उसी आधार पे बना है जिस आधार पे आपका CBT होता है। और लास्ट में अपना रिजल्ट भी जरूर देखिए और रिजल्ट को शेयर भी करिए। मैं लास्ट में एक कोई वीडियो आपको बना दूंगा कि किस तरीके से कंप्यूटर पे उन सारी चीजों को इनरोल करना है। तो मानवाधिकार अदालतें किस धारा के तहत जो है गठित की जाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग इसका उत्तर दीजिए। चलिए, इतना समय सुफिशिएंट है। देखिए, मानवाधिकार अदालतें जो है यह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 30 के तहत गठित की जाती है। और इसमें क्या होता है, इस धारा के अनुसार, जो धारा 30 है, इसके अनुसार राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, ध्यान दीजिएगा, राज्य सरकार जो है यह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से प्रत्येक जिले में एक सत्र न्यायालय को मानवाधिकार न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट कर सकती है। और इसका उद्देश्य क्या है? मानवाधिकारों का संरक्षण के उल्लंघन या उसे संबंधित मानवाधिकारों न्यायालयों की स्थापना का उद्देश्य है। और यह न्यायालय क्या करता है? यह जो है मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित मामलों का त्वरित सुनवाई करता है। दूसरा क्या करता है? मानवाधिकार के उल्लंघन के मामलों में निपटने के लिए विशेष कानूनी विशेषज्ञता प्रदान करता है। तीसरा क्या है? नंबर 3, यह सुनिश्चित करता है कि पीड़ितों को समय पर न्याय मिले। तो ये सारी चीजें धारा 30 की विशेषता है, और इसको आप एप्लीकेशन के सॉल्यूशन सेक्शन में जाएंगे तो आपको सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, तो आप जरूर करिएगा। धारा 30, तो केवल आपको धारा 30 जानना ही सफिशिएंट नहीं है। मानवाधिकार अदालतों के बारे में अभी मैंने जो आपको इसकी विशेषता बताई, इनका कार्य क्या है, यह इनकी स्थापना कौन करता है, तो ये सारी चीजें भी आपको जानकारी रखनी पड़ेगी अगर एग्जाम को क्लियर करना है। तो अगला प्रश्न देखिए आ गया,
उच्चतम न्यायालय के द्वारा कुल कितने प्रकार के रीट जारी किए जा सकते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको मैं मॉडरेट में लगाऊंगा। जो लोग तैयारी कर रहे होंगे इस प्रश्न को कर भी लेंगे। जो रीट है वो कितने प्रकार की होती है और वो रीट कौन कौन से हैं? तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा कितने प्रकार के रीट जारी किए जा सकते हैं? 1 प्रकार का, 2 प्रकार का, 4 प्रकार का या 5 प्रकार का? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग दें। उच्चतम न्यायालय के द्वारा कितने प्रकार के रीट जारी किए जा सकते हैं? चलिए, आपका समय खत्म हुआ। देखिए, उच्चतम न्यायालय के द्वारा कुल 5 प्रकार के रीट जारी किए। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के रीट। कौन कौन सा है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट हो गया, परमादेश रीट हो गया, प्रतिषेध हो गया, उत्प्रेरण हो गया और अधिकार परीक्षा। तो ये 5 प्रकार के जो है ये जो है रीट दाखिल किए जा सकते हैं। और इसका अधिकार हमें कहां मिलता है? यहां अनुच्छेद के संविधान के अनुच्छेद 32 में, या हमको अनुच्छेद जो है आर्टिकल 32 से जो है यह हमको मिलता है। और 5 प्रकार के यह रीट होते हैं, 5 प्रकार के रीट दाखिल करते हैं। और आप ये भी देखिएगा जब आपके पास समय मिले तो ये सभी जो रीट होते हैं यह किन परिस्थितियों में दायर किए जाते हैं, इसके बारे में भी आप जानकारी रखिएगा। समय की बाध्यता है, नहीं तो मैं उसको भी एक्सप्लेन करता यहाँ पे। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आ गया। अब ये प्रश्न आपका स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न आ गया, जो आप एग्जाम में देख रहे हैं किस तरह की चीजें आती हैं। तो केवल आपको धारा धारा पढ़ने से काम चलने वाला नहीं है, इस तरह की चीजों पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये जो आप देख रहे हैं कि जो स्क्रीन पे जो 2 भागों में दिख रहा है, इस चीज की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं इसको मिनिमाइज नहीं करूंगा, क्योंकि मिनिमाइज करने से जो है आपको थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस गड़बड़ होती है। क्योंकि जिस तरह से आपको पेपर देना है, मेरा प्रयास है कि उसी तरीके से आपका जो है मैं प्रैक्टिस कराऊं। तो देखिए, स्टेटमेंट क्या दिया है। पहला स्टेटमेंट है, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसमें दिया गया कि when 2 or more person agree to do any illegal act or agree to do or get any work which is not illegal done by illegal means, then such arrangement is called criminal conspiracy। अब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी इसलिए होता है कि आपके आरपीयूपी एक्ट से सीधे या जुड़ा हुआ है। आपराधिक षड्यंत्र जो है, यहां आप ध्यान से पढ़िए, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य करने के लिए सहमत हो जाते हैं, अथवा ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने में भी सहमत हो जाते हैं, तो ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। क्या कभी आपने पढ़ा? या तो आईपीसी में 120 को या 61 में बीएनएस में आपने इस चीज को पढ़ना चाहिए, आपराधिक षड्यंत्र क्या कहलाती है। और आपराधिक षड्यंत्र का प्रावधान बीएनएस की धारा 120A में है। तो ये तो पहले नजर में ही ये गलत हो गया। ये देखिए, इस तरीके का ये गलत हो गया। अब इसके ऑप्शनों पे आते हैं। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, ऑप्शन दीजिए। पहले यहाँ ट्रिक लगा लीजिएगा, जब आएगा तो अपना जो आपको एक रफ पेपर मिलता है एग्जाम पेपर में, पहले ही ट्रिक लगा लीजिएगा कि पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा स्टेटमेंट गलत, और तब उसके बाद से आप जो है ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। इस तरह के प्रश्नों को मैं कहूंगा कि इसको प्रश्नों को स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा। और सबसे लास्ट में जब आपके पास 15 मिनट या 20 मिनट टाइम बचता है, उस टाइम इस तरह के प्रश्नों को कीजिए। क्योंकि अभी जो पिछला एग्जाम हुआ है, मैंने कई सारे लोगों से हमारी बात हुई, तो कई सारे लोगों ने जो है धारा 41 में गलती कर दिया, सीआरपीसी के गिरफ्तारी का वारंट, गिरफ्तारी के बारे में, और बहुत छोटी छोटी माइनर चीजों में गलती किया है जो नहीं करना चाहिए। और उसके पीछे उनका दोष नहीं है, वो उनकी तैयारी अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिस करने में गलती हो गई। तो ऑप्शन देख लीजिए। उपरोक्त बी गलत है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त ए सही है परंतु बी गलत है, उपरोक्त ए सही है। अच्छा, इस तरह के प्रश्नों में एक चीज और होता है। देखिए, जो दोनों ऑप्शन दिया गया है, कभी कभी होता है कि दे दिया कि आप ऑप्शन ए सही है लेकिन ऑप्शन बी गलत है, तो इसमें आपको बेस्ट ऑप्शन को चुनना है कि जो ये विकल्प चारों दिए गए हैं, इन चारों विकल्पों में से सबसे बेस्ट विकल्प क्या है उसको चुनना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग लगा सकते हैं इसका जो है। तो मैं देखिए सबसे पहले एक्सप्लेन कर दूं आपको। अब जो आप पढ़िएगा, पुराना जो है सीआरपीसी आईपीसी को बिल्कुल भूल जाइएगा। अब आपको जो है पढ़ना है बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, और इसी से संबंधित प्रश्न भी मैं डाला हूं। पिछली बार थोड़ा सा आपने देखा कि जो है दोनों से मिक्स आया था प्रश्न। उसका रीजन ये था कि भाई पहले आपका जो है उसका नोटिफिकेशन आया था और दोनों से प्रश्न आया था। अब किसी भी जुडिशरी के एग्जाम में चाहे कहीं भी जो है अभी पुराना जो है लॉ से प्रश्न नहीं पूछा रहा, नए लॉ के बारे में पूछा रहा है। तो हम थोड़ा सा आपराधिक षड्यंत्र को एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर आप लोग ऑप्शन नंबर ए पे विचार कीजिएगा। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 61 जो है यह आपराधिक षड्यंत्र को संबोधित करती है, ये तो क्लियर है। और इसमें आपराधिक षड्यंत्र को 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी अवैध कार्य या अवैध तरीके से किसी वैध कार्य को करने के लिए किए गए समझौते के रूप में
परिभाषित किया गया है। इसका अर्थ है कि यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य करने के लिए सहमत होते हैं या कोई अवैध तरीके से करने के लिए सहमत होते हैं तो उन पर आपराधिक षड्यंत्र का आरोप लगाया जा सकता है। तो इस लिहाज से हमारा ऑप्शन नंबर इसका जो है कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर ए केवल सही है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। अब आप उसमें पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी गलत है, सही है, गलत है, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, उपरोक्त सही है, उपरोक्त ए सही है परंतु बी गलत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए सही है परंतु बी गलत है। अब देखिए यहां इस ऑप्शन पे भी ध्यान दीजिए, उपरोक्त बी गलत है, तो ये दोनों स्टेटमेंट इसको एक प्रश्न के रूप में आप काउंट करेंगे। अब आप केवल ये नहीं कर सकते हैं कि उपरोक्त बी गलत है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहां दोनों ऑप्शन एक तरह से देखा है तो सही है, उपरोक्त बी गलत है और उपरोक्त ए सही है परंतु बी गलत है। ये ऑप्शन ज्यादा सुटेबल है और ज्यादा जस्टिफाई करता है इस प्रश्न के साथ। तो इस तरह की भी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अगर आप इस तरह के प्रश्न में अगर ऑप्शन नंबर ए को सही लगाकर आप चले आएंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 का संबंध किससे है? 152 बिल्कुल जो है नया सेक्शन नया जुड़ा है भारतीय न्याय संहिता में, तो इसको आपको पढ़ना चाहिए और बहुत जो है क्या है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां और अलगाववादी भावनाएं और उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताएं, आपके पास टाइम है, इसको बताएं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो सकता है इसका सही? तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर इसका जो है डी राइट आंसर होगा। उपरोक्त सभी सही है। अब थोड़ा 152 के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। बीएनएस की धारा 152 क्या कहती है? यह देशद्रोह से संबंधित है। पहले हम लोग सडिशन पढ़ते थे, तो सडिशन की जगह पर अब इस देशद्रोह शब्द को परिभाषित किया गया है। यह धारा उन कार्यों को संबोधित करती है जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालती है, जैसे कि सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववादी भावनाएं। ये सारे जो कौन सा 152 के अंतर्गत काउंटेबल होंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर, इसमें सारी चीजें हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी लगाया है उनको कांग्रेचुलेशन। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। देखिए मैंने हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आप में दिया है और इस बार प्रश्न इसी तरीके से आएंगे। पिछला जो एग्जाम हुआ है 21 तारीख को, उसमें ये चीजें नहीं थी, उसमें अलग अलग चीजें थी, लेकिन हमें ये आशा है कि इस बार जो है इसी तरीके से जो है प्रश्न आएंगे और इस तरह का प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बनाया है हिंदी इंग्लिश एक साथ। अगला प्रश्न हमारा आ गया। देखिए, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन सा है? इजी प्रश्न होता है, इसको आपने 30 बार इस तरह के प्रश्नों को देखा होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सेम टू सेम इसी तरह प्रश्न आ जाए, इसलिए इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज भी आपको रखना पड़ेगा। क्या मेयर होता है, पुलिस अधीक्षक होता है, जिलाधिकारी होता है? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिला आपदा प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं जिलाधिकारी होते हैं। अब इसके बारे में आप जो है और थोड़ी सी नॉलेज थोड़ा सा ले लीजिए, इसमें क्या क्या चीजें और होती हैं। तो देखिए, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसको कि क्या बोलते हैं? डीडीएम, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर प्राधिकरण, डीडीएम का अध्यक्ष जिले का कलेक्टर या जिले का मजिस्ट्रेट या उपायुक्त होता है। देखिए, जब कभी उपायुक्त आ जाए इस शब्द को, तो अगर मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में जो है अगर मजिस्ट्रेट नहीं है तो उपायुक्त होता है, मजिस्ट्रेट या उपायुक्त भी होता है। और डीडीएम जो है यह क्या है? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत स्थापित एक निकाय है। प्रश्न आ सकता है कि डीडीएम क्या है? तो यह क्या है? यह एक निकाय है और यह किसके द्वारा स्थापित किया गया है? यह आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जो है इस निकाय को स्थापित किया गया है। प्रश्न आ सकता है कि इसका उद्देश्य क्या है? तो डीडीएम का उद्देश्य क्या है? आपदा प्रबंधन की गतिविधियों का समन्वय और कार्यान्वयन करना। देखिए, और इसमें डीडीएम में कुछ और चीजों को आप जान लीजिए। अध्यक्ष के अतिरिक्त जो है इसमें सदस्य भी होते हैं। कौन कौन होते हैं? जिले के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, विधानसभा सदस्य या नगर पार्षद जो सह अध्यक्ष होते हैं या उपाध्यक्ष जिसको बोल सकते हैं। इसमें अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट यानी कि एडीएम होते हैं जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं और सीईओ होते हैं इस निकाय के, और पुलिस अधीक्षक और दिल्ली पुलिस। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस प्रकार के अग्निशामक हर प्रकार की आग के लिए उपयुक्त होते हैं? डीसीपी टाइप के आग जो होते हैं, ड्राई केमिकल पाउडर, यह जो है हर प्रकार के आग में को बुझाने में उपयुक्त होते हैं। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। अगला प्रश्न हमारा हो गया, प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत एबीसी पद्धति में ए का क्या मतलब है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देखिएगा। यह मॉडरेट लेवल का प्रश्न है। ए का मतलब क्या होता है? जो है इन एबीसी सिस्टम
अंडर प्राइमरी केयर मीन्स प्राथमिक चिकित्सा पद्धति में एबीसी का मतलब क्या होता है? एक्चुअल, एयरवे या एमिंग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग बताइए क्या हो सकता है। बहुत ही यह इजी प्रश्न है और जानकारी आपको होना चाहिए। चलिए आपका समय अब समाप्त होता है, अब मेरा समय शुरू होता है। देखिए प्राथमिक चिकित्सा जो है एबीसी पद्धति में ए का मतलब क्या होता है? एयरवे। एयरवे यानी यहां मैं लिख देता हूं एयरवे, और एयरवे का हिंदी क्या होता है? वायु मार्ग। क्या होता है? वायु मार्ग। और इसमें क्या चीज होता है? बी का मतलब भी जान लीजिए ताकि आपको आगे जो है काम आए। कभी ऐसा जरूरी नहीं है कि ए का ही पूछे। इसमें जो है इसका मतलब होता है कि प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करते समय सबसे पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि पीड़ित का वायु मार्ग यानी सांस लेने का जो रास्ता है वह खुला है और उसमें कोई रुकावट नहीं है। यदि वायु मार्ग अवरुद्ध है तो पीड़ित जो है सांस नहीं ले पा रहा है तो उसे तत्काल चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता होती है। तो ए में वायु मार्ग हो गया, बी में ब्रीदिंग हो गया और सी में जो है कंप्रेशन हो गया। इसको ध्यान रखिएगा कभी पूछे तो। और तो पहला जो क्या है प्रश्न हमारा प्राथमिक चिकित्सा में ए का मतलब क्या होता है? वायु मार्ग होता है यानी एयरवे होता है। इसमें सुनिश्चित किया जाता है कि उसका सांसों का क्या कंडीशन है, क्योंकि आपको मालूम है कि सांस जो है, जो हमारा श्वास है यह हमारे जीवन का आधार है। अगर श्वास बंद हो गया तो एक मान लिया जाता है कि व्यक्ति जो है मृत हो गया। तो सबसे पहले क्या होता है? सांस को चेक किया जाता है, इसका वायु मार्ग सही से चल रहा है या नहीं। अगर कहीं से वायु मार्ग अवरुद्ध है, जैसे हुटक रहा है, जैसे कहता है हुटक रहा है, या रुक रुक के सांस आ रही है, या सांसें धीमी हो रही हैं, तो उसको तत्काल जो है डॉक्टरी सहायता की आवश्यकता है, उसको एडमिट कराना चाहिए। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। चलिए, मानव संसाधन में मानव का क्या उल्लेख है? अब देखिए ये प्रश्न आपका क्या हो गया? ये जो है प्रश्न जो है यह मानव संसाधन में मानव का क्या उल्लेख है, यह प्रश्न आपका जो है क्या है? यह जो है आपका समाज शास्त्र से ये प्रश्न है, साइकोलॉजी से है, सॉरी साइकोलॉजी से ये प्रश्न है। और ये देखिए इसको दे तो सामान्य लोग, अनकुशल कार्यबल, कुशल कार्यबल और बच्चे। मानव संसाधन का मतलब क्या हो गया? जिस तरीके से हम तमाम जो है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, नदी हो गया, पहाड़ हो गया, झील हो गया, उसी प्रकार से मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्स होता है। तो इसका क्या उल्लेख है? क्या सामान्य लोग आते हैं, या अनकुशल कार्यबल आते हैं, या कुशल कार्यबल आते हैं, या बच्चे आते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर, और टोटल ये प्रश्न जो है आपके दिमागी स्थिति को दर्शाता है कि मानव क्या होता है। तो चलिए आपका समय खत्म हुआ। देखिए मानव संसाधन में मानव शब्द का उल्लेख संगठन या कंपनी में काम करने वाले लोगों को उनके कौशल, ज्ञान और क्षमताओं को संदर्भित करता है। यानी कि उन सभी व्यक्तियों को दर्शाता है मानव संसाधन जो किसी संगठन के लिए कार्य करते हैं या जिनके पास कार्य करने का क्षमता, ज्ञान और अनुभव होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कुशल कार्यबल। कुशल कार्यबल है ऐसे लोग जो कुशल कार्यबल है, जो स्किल्ड वर्क फोर्स है, उनके बारे में जो है बताया गया है। यह जो है मानव का उल्लेख किया गया है कुशल कार्यबल। मानव संसाधन से मतलब इसमें मानव का मतलब कुशल कार्यबल हो गया। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका जो है ये वेयर एक्ट से आ गया। जुवेनाइल जस्टिस के बारे में हमने एक वीडियो बनाया हुआ है चार्ट से बहुत अच्छे तरीके से, जिसमें से कि आपको जो है CIC, CNPC ये सारी चीजों को मैंने उल्लेख किया है बहुत अच्छे तरीके से। अगले बार वो वीडियो आएगा। अभी जो है RTI का मैंने एक डाला हुआ है जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको मैं थोड़ा सा अपने स्तर से उसको चार्ट और उसको जो है कलर कोडिंग के द्वारा मैंने समझाने की कोशिश किया, उसको आप लोग देखिएगा। देखिए यह प्रश्न हमारा हो गया कि जुवेनाइल को संदर्भित करता है। जुवेनाइल रेफर्स टू 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति, 20 साल से कम उम्र का व्यक्ति, 25 साल से कम उम्र का व्यक्ति, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए जुवेनाइल क्या होता है। जुवेनाइल का मैंने देखा है, जुवेनाइल का जो अगर अर्थ देखे आप, तो आप डिस्कवरी चैनल देखते होंगे, तो जो जानवरों के छोटे बच्चे होते हैं जो कि युवा अवस्था में धीरे धीरे बढ़ते हैं, उनको जुवेनाइल के रूप में बताया गया है। या आप ऐसे जो है जीव विज्ञान वगैरह में भी देखेंगे तो जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जुवेनाइल जो अपने धीरे धीरे जो बच्चे जो युवा अवस्था की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं उनको जुवेनाइल के रूप में ट्रीट किया गया है। लेकिन यहाँ कानूनी रूप से जो है, या तो आप IPC देख लीजिए, BNS देख लीजिए, या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट देख लीजिए, तो इसमें जो है क्या है 18 साल से कम उम्र का जो व्यक्ति है, जो बच्चा है, वो
जुवेनाइल के रूप में उसको ट्रीट किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यह जो है खास करके जब कोई बच्चा कानून के साथ संघर्ष करने की बात आती है, या इसे जो है कानून से संघर्षरत बच्चा भी कहा जाता है, इससे संबंधित प्रश्न भी आपको कई बार आए हैं। तो 18 साल से कम उम्र का जब व्यक्ति होता है और वह कोई जो है लॉ कंडक्ट करता है, तो उसको जो है एज ए उसको जो है बाल अपराधी के रूप में उसको काउंट किया जाता है। और जुवेनाइल शब्द के लिए प्रयोग जो है जेजे एक्ट के बारे में कहें तो 18 साल से कम उम्र के बच्चे को जो है जुवेनाइल के रूप में इसको जो है परिभाषित किया गया है। और इसका उत्तर जुवेनाइल का जो है, जुवेनाइल शब्द का इसका अगर हिंदी में देखेंगे तो किशोर होगा, किशोर होगा। और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के 2 के 35 में इसको जो है डिफाइन किया गया है। 18 साल से कम उम्र का बच्चा जो ना तो बच्चा है, ना तो प्रौढ़ है, ना तो बालक है, यह जो है जुवेनाइल को डिफाइन करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति। यह जो है सेशन, इसको जो है जो लोग हेड कांस्टेबल की परीक्षा देने जा रहे हैं, देखिए मैंने इस तरह से इसको डिजाइन किया है कि सभी लोग इससे लाभान्वित हो सके। बेशक कुछ प्रश्न इसमें मैंने सब इंस्पेक्टर का जो आगामी एग्जाम है उससे संबंधित चीजों को करके मैंने इसमें किया है, क्योंकि वो एग्जाम सबसे इसमें एग्जाम महत्वपूर्ण वही है, तो यह सभी के लिए काम आ सकता है। यहां से मैंने उस तरह के प्रश्नों को इसमें डाला हुआ है। हमारे समाज में नैतिक मान को बनाने का एक स्रोत है। देखिए ये भी प्रश्न है, ये प्रश्न आपके सिलेबस से संबंधित है, ये मत कहिएगा कि आउट ऑफ सिलेबस है। ये आपका जो है यह ह्यूमन साइकोलॉजी से संबंधित ये प्रश्न है। तो हमारे समाज में नैतिक मान बनाने का स्रोत क्या है? धर्म, परिवार, शिक्षा या उपरोक्त सभी? अब ये प्रश्न भी आपके सोच के ऊपर डिपेंड, बहुत लोग का तर्क हो सकता है कि धर्म के आधार पर जो है, रिलीजन के आधार पर नैतिक मान बनाया जा सकता है समाज में, या परिवार के आधार पर जो है नैतिक मान बनाया जा सकता है, या शिक्षा के आधार पर। सभी लोगों का यहाँ विभिन्न लोगों का विभिन्न जो है सोच हो सकता है। लेकिन देखिए धर्म, परिवार, शिक्षा, ज्ञान, समर्पण हमारे समाज के नैतिक मान बनाने का महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी कि रिलीजन, फैमिली, एजुकेशन, नॉलेज, डेडिकेशन और इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ बिल्डिंग मोरल वैल्यू ऑफ आवर सोसाइटी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी कि धर्म, परिवार, शिक्षा ये सभी जो है हमारे नैतिक मान बनाने के स्रोत हैं। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न देखिए आगे आपका जो है ट्रेन एस्कॉर्ट से संबंधित सुरक्षा परिपत्र। सुरक्षा परिपत्र जो है आपको जानना जरूरी है। 23 तक के सुरक्षा परिपत्र उपलब्ध है। इसके लिए इसी चैनल पे वीडियो भी बने हुए हैं और सभी सुरक्षा परिपत्र देख लीजिए। मैंने प्रयास किया है आगे के सेट में जो भी सेट बनाया है कि अंदर से भी चीजों को रखा जाए। तो इसको आप डायरेक्टिव 33 में जो है सुरक्षा ट्रेन एस्कॉर्ट से संबंधित डायरेक्टिव 33 में आपने देखा। अब सुरक्षा परिपत्र के संबंध में, ट्रेन एस्कॉर्ट के संबंध में सुरक्षा परिपत्र कौन सा है? सुरक्षा परिपत्र संख्या 6/21 यानी 621 या सिक्योरिटी सर्कुलर नंबर 721। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग बताइए। ये आपके काम की चीज है, इसको जानकारी आपको रखना चाहिए। तो इस प्रश्न में आपको ज्यादा समय नहीं लेना है, इसमें आपको 15 सेकंड के अंदर में इसको बुक कर देना है इस प्रश्न का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आप लोग बता दें। दोनों सही है, बात ए एंड बी आर राइट यार करेक्ट। यानी कि 6/21 सुरक्षा परिपत्र संख्या 6/21 में भी ट्रेन एस्कॉर्ट से संबंधित है और 7/21 में भी कुछ उस निर्देशों में कुछ चीजें ऐड की गई है। तो सिक्योरिटी सर्कुलर नंबर 7/21 यानी कि दोनों इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, रेल अधिनियम के अपराधियों के रिकॉर्ड का रख रखाव अस्थायी आदेश संख्या के अनुसार किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको देखिए। रेल अधिनियम के अपराधियों का रिकॉर्ड का रख रखाव किस अस्थायी आदेश के अंतर्गत किया जाता है? यहाँ पे इंग्लिश वाला पार्ट लग रहा है कि मिसिंग है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको सही कर दिया जाएगा। अस्थायी आदेश संख्या 95। अच्छा देखिए यहाँ पे जो है क्या किया है कि इस अस्थायी आदेश संख्या को जो है इसको मिलान करना है, इसको मिलाना है। इसके बारे में यहाँ पे दिया है, जो भी देखिए यहाँ पे सारी चीजें हैं। तो अब देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग बताइए। मिलान करने के लिए तो यहाँ प्रश्न होना चाहिए आपका कि निम्न का सही मिलान करें। देखिए इसमें होता क्या है कि प्रश्न तो मेरे द्वारा ही सेट किए जाते हैं, लेकिन जो टाइप करने वाले होते हैं, अब इतना सारा जो है जो टाइप करते हैं ये किसी थर्ड पर्सन के द्वारा किया, जिसके लिए थोड़ी सी गलतियां होती हैं। तो इसको मिलान करना है। देखिए प्रश्न को इसको सही कर दिया जाएगा, बाद में मैं उनको भेज दूंगा। अस्थायी आदेश संख्या 95 में दे दिया है कि पार्सल सामान ब्रेक वैन से पार्सल की चोरी।
अस्थाई आदेश संख्या 32 में दे दिया है कि रेलवे सुरक्षा बल सहायता बूथ। अस्थाई आदेश संख्या 36 में दे दिया आरपीएफ के द्वारा आरपीएफ कर्मियों के द्वारा कैमरे का प्रयोग। और अस्थाई आदेश संख्या 35 में दे दिया है रेलवे अधिनियम 1989 के दंड प्रावधानों के तहत पंजीकृत मामलों का रिकॉर्ड। इसको मिलाना है। तो सबसे पहले जो जानकारी है उसको इस तरह का प्रश्न करना है, तो इसको मिला लीजिए। तो सबसे पहले देखिए, आरपीएफ में कैमरों का प्रयोग किसमें किया जाता है? यह किया जाता है 35 में, 35 में। तो इसको जो है 35 यहां पे हम आप लिख लीजिए 35, यानी कि यहां पे डी का, अब मैं यहां पे लिख भी देता हूं हल करने का तरीका। D3 हो गया यहां पे। दूसरी चीज क्या हो गया? रेलवे सुरक्षा बल सहायता बूथ 36 में है, तो ये देखिए ये C2 हो गया। अब यहां आप C2 लगा सकते हैं। अब 2 ऑप्शन और आपको ढूंढना है। अस्थाई आदेश संख्या 95, इसमें क्या दिया गया है? तो इसमें दिया गया है पार्सल सामान ब्रेक वैन से चोरी नहीं। इसमें दिया गया है क्या? रेलवे अधिनियम के संबंधित पंजीकृत अपराधों का रिकॉर्ड। तो यहां पे A4 हो जाएगा। ए को ए किससे मिला दिया? ए को जो है, ए का संबंध किससे है? ए का संबंध जो है ये ऑप्शन नंबर डी से है। ऑप्शन नंबर नहीं, ये 4 हो गया। ए का संबंध जो है ऑप्शन नंबर 4 से हो जाए, तो यह जो है 4 हो गया। तो A4 C2 D3। अब क्या बच गया हमारे पास? B1 के हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? A4 B1 और C2 और D3 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो आइए देखते हैं अपने ऑप्शन में। ऑप्शन में हमारे जो कौन सा ए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर देखिए सामने है आपके, आप देख सकते हैं A4 B1 C2 और D3। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। A4 B1 C2 और D3, यही हमने लगाया है ना, A4 B1 C2 और D3। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और मेरा सजेशन है कि इस तरह का प्रश्न जब भी आपके सामने आए तो इसको सबसे लास्ट में करें, आराम से करें, कूल दिमाग से करें। देखिए हम लोग अभी ऑप्शन देख रहे थे और सारे ऑप्शन मालूम भी है, सारे स्टैंडिंग ऑर्डर मालूम भी है, लेकिन इसके बावजूद भी ऑप्शन गलत हो रहा था। इसका रीजन ये है कि हड़बड़ाहट और जल्दबाजी। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। महिला यात्रियों के खिलाफ अपराध और आरपीएफ की भूमिका किस अस्थायी क्रमांक में दिया गया है? अस्थायी आदेश में, किस अस्थायी आदेश में दिया गया है? थोड़ा सा डिसबैलेंस आपको इसलिए हो सकता है कि ये जो सेट बनाया गया है आपके प्रैक्टिस के लिए बनाया गया है, और मैंने यहां प्रयास किया है कि अधिक से अधिक उन प्रश्नों को इसमें से लूं जो प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में आने की इसकी पॉसिबिलिटी है। तो महिला यात्रियों के खिलाफ अपराध और आरपीएफ की भूमिका किसमें दिया गया है? अस्थायी आदेश संख्या 32 में दिया गया है, या अस्थायी आदेश संख्या 57 में दे दिया गया है, या अस्थायी आदेश संख्या 45 में है, या अस्थायी आदेश संख्या 56 में है? 15 सेकंड के अंतर में इसका उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें किसमें दिया गया है? यह अस्थायी आदेश संख्या 57 में, स्टैंडिंग ऑर्डर संख्या 57 में जो है इसको दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। और आप लोग बीच बीच में अपने कमेंट वगैरह भी दिया करो यार, इससे क्या होता है कि हमें भी जो है बैठने में अच्छा लगता है कि चलिए जो हमारे व्यूअर हैं ये कुछ ना कुछ जो है यह हमारे लिए कर रहे हैं। तो इतना तो आप काम करें, जब आपके लिए मैं इतना कर रहा हूं तो आप जो है कमेंट करिए, इसमें जो है आपका कुछ जाता नहीं है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। तो अस्थायी आदेश संख्या 57 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न के ऊपर आते हैं। मेटल टेप का उपयोग किस गुड्स के साथ लोड किए गए वैगनों में किया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या मूल्यवान में किया जाता है, या पेट्रोल में किया जाता है, या पेरिसेबल सड़ने करने वाले में किया जाता है, या सामान्य सामान के उपयोग किया जाता है? यह जो वर्किंग ऑफ रेलवे का WR वर्किंग ऑफ रेलवे का जो है यह प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए। मेटल टिप का उपयोग मूल्यवान सामान के साथ लोड किए गए वैगनों के साथ किया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे आप लोग देखिए सील के जो प्रकार के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। सील के जो प्रकार होते हैं, टाइप ऑफ सील, कई बार इस तरह के प्रश्न आते हैं। जब यह प्रश्न सील का आया है तो थोड़ा सा मैं देख लेता हूं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, वायर सील होता है। तो तार या कांच की सील के नाम से भी जिसको जानते हैं, वायर आर
ग्लास सील। इस प्रकार के सील जो है विस्फोटक और दहनशील वस्तुओं के लिए प्रदान की जाती है। जो विस्फोटक सामान होते हैं उनमें जो है, या जो दहनशील वस्तु है उसमें क्या आता है, वैक्स सील होता है, यानी कि लाख की सील होता है, और यह साधारण वस्तुओं में प्रदान की जाती है। और जो है मेटल सील होता है, धातु की सील, जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो यह मूल्यवान वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। 3 प्रकार के सील का प्रयोग किया जाता है, वायर सील, वैक्स सील और मेटल सील का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न आइए, जो आप जाएंगे एप्लीकेशन पे तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी वहां आपको जो उसका सोल्यूशन सेक्शन है उसमें जो है मैंने हर प्रश्न का बहुत बेहतर एक्सप्लेनेशन उसमें दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो के लिंक में भी मैं आपको एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। बल्कि आप वहां पे एएसआई का और सब इंस्पेक्टर दोनों का ही जो है वहां पे पड़ा हुआ है, और दोनों ही अगर आप ले लेते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। प्रश्नों को थोड़ा सा इजी और हार्ड लेवल में किया गया है। एसआई वाले जो पार्ट बना हुआ है, तो एसआई वाले पार्ट में थोड़ा सा प्रश्नों को और थोड़ा सा उसको हार्ड किया गया है, और जो एएसआई वाला है, एएसआई वाले में थोड़ा सा उसको मॉडरेट लेवल पे रखा गया है। देखिए ये भी एक कथन है, विशेष कानून को बीएनएस की धारा 2 के 30 के तहत परिभाषित किया गया है। जैसे कि मालूम है कि 39 जो है परिभाषा है बीएनएस के अंतर्गत, और विशेष कानून वह है जो भारत के किसी विशिष्ट विषय पर लागू होता है। अब ये देखिए कथन स्टेटमेंट आ गया, और इस स्टेटमेंट से संबंधित जो है आपको ऑप्शन पर विचार करना है। ऑप्शन हमारे कौन हो गए, उपरोक्त ए और बी दोनों ही सही है, केवल बी सही है, केवल ए सही है, ए और बी दोनों सही है। तो इस प्रश्न का आप लोग राइट आंसर दे। थोड़ा सा ये प्रश्न पढ़ के और ध्यान से दीजिएगा। पहले भी एक बार मैं विजुअल कर देता हूं आपको, एक बार इसका जो है स्टेटमेंट, और फिर उसके बाद से आप जो है इसके ऑप्शन पे भी ध्यान दीजिएगा। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग देखिए, चलिए देखिए, तो विशेष कानून को बीएनएस की धारा 2 के 30 में किया गया है, सही बात है। 2 के 18 में आप जाएंगे तो आपको स्थानीय कानून होगा। 2 का 18 इसमें क्या होगा, बीएनएस के 2 के 18 में आपका जो है लोकल लॉ के बारे में आपको बताया गया है, और 2 के 30 में जो है आपका कहा स्पेशल लॉ। और स्पेशल लॉ क्या होता है, जो किसी विशेष विषय पर या किसी विशेष भाग पे, जैसे कि आपका आरपीयूपी एक्ट हो गया। तो यही हमारे ऑप्शन में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि विशेष कानून वह कानून है जो भारत के किसी विशिष्ट विषय या किसी विशिष्ट भाग या विशिष्ट विषय पर लागू होता है। तो ये भी ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। तो इस प्रश्न का राइट उपरोक्त ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, केवल बी सही है। बस एक ही बार ऑप्शन देखकर आप लोग मत लगा दीजिएगा, ऑप्शन को एक बार जरूर पढ़िएगा। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, तो पहले नजर में ये बिल्कुल राइट हो गया। ऑप्शन बी सही है, बी सही है लेकिन अधूरा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ये भी ऑप्शन आपका सही है लेकिन अधूरा है। उपरोक्त ये भी दोनों गलत है, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। हालांकि आप देखेंगे तो इसका ए भी सही है और बी भी सही है, लेकिन ये अधूरा ऑप्शन दिया गया, ये अधूरा स्टेटमेंट है। केवल बी सही है, नहीं ऐसा नहीं है, इसके साथ ए भी सही है। केवल ए सही है, नहीं ए के साथ बी भी सही है, और जिसका पूर्ण जो ऑप्शन है उपरोक्त ए और बी दोनों सही है। तो इस तरह के प्रश्नों पर भी आप अपनी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। घोषित अपराधी के लिए उद्घोषणा के बारे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 में समझाया गया है। क्या यह राइट है? बीएनएसएस के किस धारा में जो घोषित अपराधी को समझाया गया है? उद्घोषित अपराधी। उद्घोषणा की एक प्रति प्रचलित किसी दैनिक अखबार में प्रकाशित किए जाने हेतु न्यायालय को निर्देश दे सकता है, और ये आपको तभी क्लियर हो पाएगा ये स्टेटमेंट जब आप जो है इसको जो है उद्घोषित जो है या जो है प्रोक्लामेशन को बढ़िया से पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा। तो आइए थोड़ा सा इसमें आप हम चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, फरार व्यक्ति के बारे में, उद्घोषणा के बारे में जो है बीएनएसएस के धारा 84 में बताया गया है। और 84 में क्या बताया गया? 84 के पहले पार्ट में बताया गया है कि यदि किसी न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण है, साक्ष्य के पहले या साक्ष्य के बाद, कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसके द्वारा जारी किए गए वारंट के बाद भी फरार हो गया है, वारंट का निष्पादन नहीं हो रहा है, या अपने आप को इस प्रकार छिपा रहा है कि ऐसे वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता, तो ऐसा न्यायालय एक लिखित उद्घोषणा प्रकाशित करता है। एक उद्घोषणा प्रकाशित किया जाता है कि भाई तुम इस स्थान पर उपस्थित हो जाओ, नहीं तो इसके कम से कम, और ये इसकी समय सीमा कितने, 30 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर उपस्थित हो जाओ, नहीं तो उसके बाद से कुर्की वगैरह की कार्रवाई की जाती है। क्योंकि 84 में फरार व्यक्ति के बारे में 84 में दिया गया है। तो ये पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। घोषित अपराधी के लिए उद्घोषणा के बारे में जो है
84 के पॉइंट 1 में बताया गया है। और इसकी समय सीमा क्या है, 30 दिनों के अंदर जो है जिस व्यक्ति को वारंट निष्पादित दिया गया है उसको 30 दिन के अंदर में जो है न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए यह उद्घोषणा जारी किया जाता है। अब ऑप्शन नंबर बी पर चलते हैं। तो 84 के पॉइंट 2 में ही यह दिया गया है कि जो है उद्घोषणा किस प्रकार प्रकाशित की जाएगी, इसके बारे में दिया है। तो पहले पार्ट में कह दिया गया है कि यह जो है या शहर या गांव के किसी प्रमुख स्थान पर या कोई जो प्रमुख स्थान है या सार्वजनिक रूप से इसको पढ़ा जाए, ऐसे जगह पर जो जहां व्यक्ति निवास करता है वहां पे उसको चस्पा किया जाएगा उद्घोषणा को। और सामान्यतः जो जहां वो निवास करता है या सहज दृश्य स्थान है वहां पर लगाया जाएगा। और उसकी एक प्रति जो है न्यायालय के किसी सहज दृश्य भाग में लगाई जाती है। आप कचहरी वगैरह में जाते होंगे तो देखते होंगे कि जो है वो इस तरह का उद्घोषणा आपका लगी होती है। और इसके बारे में आप सबसे इसके लास्ट जो अगर पोजीशन में आते हैं तो इसमें जो है दिया गया है कि उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय द्वारा लिखित रूप में या कथन या उद्घोषणा उपधारा 2 के खंड 1 में निर्दिष्ट रीति से दिन के सम्यक रूप से प्रकाशित की गई थी। इस बात का निर्णायक साक्ष्य होगा कि धारा की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाए और ऐसे दिन प्रकाशित की गई थी। और यहां पे हमारा ऑप्शन थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया है कि उद्घोषणा की एक प्रति किसी दैनिक अखबार में प्रकाशित किए जाने के लिए न्यायालय निर्देश दे सकता है। थोड़ा सा इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। और देखिए ये जो है या किसमें दिया है, पॉइंट 2 के तीसरे पार्ट में दिया गया है कि न्यायालय यदि ठीक समझे तो उद्घोषणा की एक प्रति उस स्थान में प्रसारित होने वाले दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करने का भी निर्देश दे सकता है। तो यहां से क्लियर हो जाता है कि हमारे जो ये ऑप्शन है यह दोनों ऑप्शन बिल्कुल राइट है। न्यायालय 84 में जो है उद्घोषणा के बारे में दिया गया है और उद्घोषणा की एक प्रति जो है अखबार में प्रकाशित किए जाने के लिए न्यायालय निर्देश दे सकता है। तो यहां से क्लियर हो गया कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। अब हम लोग ऑप्शन पर देखते हैं। उपरोक्त बी गलत है, उपरोक्त ए गलत है, उपरोक्त ए और बी दोनों गलत है, उपरोक्त ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। 84 में उद्घोषणा के बारे में दिया गया है और जो है इसमें 84 के ही पॉइंट 2 में दिया गया है कि जो है न्यायालय जो है इस उद्घोषणा को किसी दैनिक समाचार पत्र में, स्थानीय समाचार पत्र में जो है प्रकाशित करने के लिए निर्देश दे सकता है। आप सही है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। ये भी स्टेटमेंट बेस है और ज्यादा करके स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन करेंगे तो आप मजबूत होंगे, अंदर से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो जरूर करिए आप जो है। खोज, जब्ती, गिरफ्तारी को रेल अधिनियम की धारा 180F में परिभाषित किया गया है। ये आ गया आपका धारा 180 रेलवे एक्ट के धारा 180 का संबंधित प्रश्न है। ABCDEF इसका है। तो क्या है, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट हैव बीन डिफाइंड इन सेक्शन 180F ऑफ रेलवे एक्ट। क्या है आप ये गलत है, तो ये गलत हो गया मेरे हिसाब से। और इस अधिनियम के तहत जाने वाली सभी तलाशियां, जब्तियां और गिरफ्तारियां CRPC 1973 अथवा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत होगी। हालांकि अभी जो है इस तरह का कोई प्रोविजन जो है BNSS में दिया नहीं गया है, लेकिन CRP ये इसमें कहा गया है 180 में ही किया गया है कि जो भी कार्रवाई होगी, या तो सर्च की कार्रवाई हो, सीजर की कार्रवाई हो, अरेस्ट की कार्रवाई हो, सभी कार्रवाइयां जो है CRPC के अंतर्गत होगी। लेकिन आप जो है BNSS को भी इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका केवल राइट आंसर है। और इसमें देखिए क्या दे रहा है कि उपरोक्त ए गलत है परंतु बी सही है। तो ये तो सही ऑप्शन दिख रहा है। ए और बी दोनों ही गलत है, ये रॉन्ग हो गया। उपरोक्त ए सही है, उपरोक्त ए सही है, ये गलत हो गया। बी गलत है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा कि जो है ए गलत है परंतु बी सही है। किस तरीके से सही है इसके बारे में भी आइए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम लोग ले लेते हैं कि इसमें क्या चीजें हैं। देखिए 180 के ई में दिया गया है कि तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। और इसमें यह बताया गया है रेल अधिनियम के अंतर्गत धारा 180 ई में बताया गया है कि तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी जो है 180 ई के अंतर्गत की जाएगी। और इस अधिनियम के अधीन की गई सभी तलाशियां, जब्तियां और गिरफ्तारियां जो है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के उपबंधों के अनुसार की जाएगी, जो BNSS से भी संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि उपरोक्त ए गलत है परंतु बी सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए रेलवे एक्ट से संबंधित ये प्रश्न है। रमन नशे की हालत में
ट्रेन में यात्रा कर रहा है और वह रेल अधिनियम की किस धारा के दंड का भागी होगा? क्या 145 क यानी 145 ए का जो है भागी होगा, या 145 बी का होगा, या 145 सी का होगा, या 144 का होगा? तो 144 आप काट दीजिए, ये तो बेगिंग का है। और 145 क्योंकि क्या है, ट्रेन में यात्रा कर रहा है और जो है नशे की हालत में है। अब इसमें यह क्लियर नहीं किया गया है कि वो ट्रेवल विदाउट टिकट कर रहा है या टिकट कर रहा है। अगर ये कंडीशन उसमें लगा देता तो इसमें और धाराएं इंक्लूड हो सकती थी, लेकिन 145 का जो पोर्शन है इसमें दिया गया है क्या क्या, इसमें जो है 145 के ए में दिया है नशे की हालत में, या बी में दिया है कोई उपद्रव या अभद्रता का कार्य या अपमानजनक या अश्लील भाषा का प्रयोग, और सी में कह दिया है कि जानबूझकर किसी बहाने से रेल प्रशासन द्वारा दी गई किसी सुख सुविधा में हस्तक्षेप करता है या किसी भी यात्री की आरामदायक यात्रा को प्रभावित करता है, तो इस तरह के व्यक्ति जो है धारा 145 के अंतर्गत दंडित होगा। तो 145 के ए में क्या है, नशा, ए में नशा हो गया, बी में उपद्रव करना या कोई अश्लील भाषा का प्रयोग करना, गाली गलौज करना, और सी में क्या करना कि सुख सुविधा में खलल डालना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नशे की हालत में है तो 145 ए के का चार्ज उसके ऊपर लगेगा। अगर इसी में हो जाता कि विदाउट टिकट यात्रा कर रहा है तो इसमें हो सकता है कि आपका ऑप्शन बदल सकता था, लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। एक बार मैं जरा चेक कर लेता हूं कि जो हमारा विजिबिलिटी वगैरह सही आ रहा है। बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्नों पर आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस धारा के तहत किया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, वन लाइनर प्रश्न है। इसको देखिएगा एएसआई वाले एग्जाम में जो 70 के अंतर्गत ये आ सकता है। धारा 15, धारा 18, धारा 20, धारा 21। ज्यादा समय इस पे हम लोग नहीं लेंगे। और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग अब तक प्रश्न उत्तर आप लोग लगा लिए होंगे आप लोग। तो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सर जरा कुछ इसमें और एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा चलिए, राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित आपको कुछ एक्सप्लेनेशन जो है चाहिए, मैं बता देता हूं थोड़ा सा कुछ चीजें, बाकी आप जाके एप्लीकेशन पे देख सकते हैं। तो देखिए, जो यह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के धारा 1 से संबंधित है। इसको जो है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 21 में राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन के बारे में बताया गया है। अब जो है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 यह क्या है, केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर मानवाधिकार आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। जैसे कि आपको मालूम है, केंद्र जो है जिस तरह से आरटीआई में है, आरटीआई में जिस तरह से आप जो है एक केंद्रीय लेवल पे होता है, एक राज्य लेवल पर होता है, इसी तरह मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार संगठन जो होता है यह जो है दोनों राज्य स्तर पे और केंद्र स्तर पे होता है। तो राज्य स्तर पे जो है इस अधिनियम का धारा 21 के अंतर्गत जो है इसका गठन किया जाता, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है। यह आयोग क्या करता है? यह राज्य मानवाधिकार आयोग जो है यह मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है और पीड़ितों को राहत प्रदान करने की सिफारिश करता है और मानवाधिकारों के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने के लिए काम करता है। कई बार प्रश्न आता है क्या यह सजा देता है? तो नहीं, सजा नहीं देता है। कुछ और मोटा मोटी चीजें इसमें जान लीजिए। राज्य मानवाधिकार आयोग है यह भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची की राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 में इसका उल्लेखित विषयों पर मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है। यह सजा नहीं, कोई कोर्ट नहीं है, या जो है कोर्ट के लिए जो है आगे प्रोसीजर कर सकता है। और इस आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। वहीं केंद्र में जाएंगे तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल 3 साल या 70 साल की आयु तक होती है, या तो 3 साल या तो 70 साल, और यह पुनर्नियुक्ति के भी पात्र होते हैं। चलिए इतना काफी है, बाकी आप एप्लीकेशन पे जाकर देख सकते हैं। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं, लंबा समय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत अनुरोधों या आवेदनों को कितने दिनों के भीतर निपटारा किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। 30 दिनों के अंदर में जो है यह निपटारा किया जा सकता है। अगर विशेष कोई मामला है, किसी के जीवन या स्वतंत्रता संबंधित मामला है, तो 48 घंटे के अंदर में जो है उसका निपटारा किया जाएगा। अगर तीसरे पक्षकार से संबंधित मामला है, तीसरे पक्षकार तो सूचना जो है किससे, तो जो है 40 दिनों के अंदर जो है 40 दिनों में जो है सूचना दिया जाता है। और यह जो है किसमें, ये 30 दिनों के अंदर, यह किसमें दिया गया है? यह जो है धारा 7, आरटीआई के धारा 7 में दिया गया है। 6 के अंतर्गत जो है क्या किया जाता है? आवेदन किया जाता है, और 7 में जो है यह किया जाता है, और 8 में जो है यह क्या
सूचना देने से मना किया जा सकता है। इसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो अभी कल ही मैंने अपलोड किया है, आप लोग देख सकते हैं, इस चैनल पे लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा आ गया, दहन यानी आग से संबंधित द एलिमेंट रिक्वायर्ड टू कंब्यूशन इंक्लूड्स, यानी कि दहन के लिए आवश्यक तत्वों में क्या शामिल है? हीट, ईंधन एंड ऑक्सीजन। बिल्कुल राइट आंसर है, इजी प्रश्न है। और ये जो 70 के लिए जो हवलदार बनने जा रहे हैं उनके लिए प्रश्न है। तो उपरोक्त सभी जो है किसी गर्मी, ईंधन और ऑक्सीजन तीनों जब मिलते हैं, जब आग का त्रिकोण जब बनता है यहाँ पे, तो जब आग का त्रिकोण बनता है तो तब जो है गर्मी, ईंधन और ऑक्सीजन जब तीनों मिलते हैं तब जाके जो है दहन बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए आ गया, दुर्घटना स्थल पर आरपीएफ की भूमिका से संबंधित कौन सा अस्थायी आदेश है? यह प्रश्न अभी आया था 2021 वाले में, और इस तरह के मैंने नोट किया है कि करीब 25-30 प्रश्न जो है इस पूरे सेट से जो है लड़े थे। अभी 2021 जो 21 तारीख को एग्जाम हुआ है और किसी न किसी रूप में वहां से कनेक्ट हुए हैं। तो चलिए, दुर्घटना स्थल पर आरपीएफ की भूमिका से संबंधित कौन सा अस्थायी आदेश है? तो इस तरह के प्रश्नों में आपको मात्र जो है कितना टाइम लेना है? 15 सेकंड का टाइम लेना है। तो ऑप्शन नंबर 30 का जो है इसका 30 का जो है आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 34 में क्या है कि दुर्घटना स्थल पर आरपीएफ की भूमिका या अस्थायी आदेश संख्या 34 में है। और ऑप्शनों पे विचार कर लेते हैं। तो और ऑप्शनों पे आप लोग देख सकते हैं कि जो है स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 24 यह रेल संपत्ति से चोरी के मामलों में एफआईआर दर्ज करने में रेल प्रशासन की सहायता से संबंधित है। 36 नंबर जो है यह महत्वपूर्ण स्टेशनों पर जो है आरपीएफ सहायता चौकियों से संबंधित है। और जो है 38 नंबर यह किससे संबंधित है? आरपीएफ के लिए अतिरिक्त परिवहन और ड्राइवरों की व्यवस्था से संबंधित है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। अस्थायी आदेश संख्या 34 में जो है दिया गया है दुर्घटना स्थल पर आरपीएफ की भूमिका। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो गया, देखिए, केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला कहां पे है? वेयर इज द सेंट्रल फॉरेंसिक? थोड़ा सा आप स्पीड हम बढ़ाएंगे ताकि जो है समय को कवर किया जा सके। अभी आधे पर भी हम लोग नहीं पहुंचे, 80 क्वेश्चन करने हैं। तो केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला कहां पे है? इसका उत्तर आप लोग फटाफट दीजिए, फिर आगे हम इस प्रश्न पे भी आपको बताते हैं। तो देखिए, वर्तमान में फॉरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय के तहत देश में 7 केंद्रीय फॉरेंसिक प्रयोगशालाएं यानी कि CFSL जो है हैं। 7 तरह के फॉरेंसिक हैं और सबका जो है एप्लीकेशन पे जाएंगे तो उसके सबके बारे में दिया गया है। हमारा प्रश्न कौन सा है एक बार देख लेते हैं। यह जो है नई दिल्ली में, यह जो है नई दिल्ली में है केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला। यह कहां पे है? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। इसके अलावा आप थोड़ा सा जान लीजिए और कौन कौन से जो है यहाँ पे है। देखिए, CFSL भोपाल मध्य प्रदेश में है, और चंडीगढ़ कामरूप असम में है, चंडीगढ़ कामरूप में है, और हैदराबाद तेलंगाना में है, नई दिल्ली में है, और कोलकाता पश्चिम बंगाल में। हमारे ऑप्शन में जो है नई दिल्ली दिया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है यह दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। आग में ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोकना किस रूप में कहा जाता है? क्या स्टारवेशन कहा जाता है, स्मूदरिंग कहा जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, या कूलिंग कहा जाता है? तो ये आग बुझाने के तरीके हैं, स्टारवेशन, स्मूदिंग और कूलिंग। तो इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोकना यानी इसको क्या कहा जाता है, इसके बारे में आप लोग बताएं। चलिए ज्यादा समय मत लेते हुए देखिए, आग को जलने के लिए संयोजन में मौजूद कारक जो है कौन कौन से होते हैं? अभी पिछला प्रश्न में हम लोग चर्चा किए थे, ईंधन, उष्मा और ऑक्सीजन होते हैं। और किसी में से एक कारक को अगर हटा दिया जाए, किसी एक त्रिकोण के किसी एक पार्ट को हटा दिया जाए तो आग नहीं बन पाती। इसको 3 तरीके से रोका जाता है। स्मूदरिंग बोलते हैं। स्मूदरिंग में क्या होता है? यह आग को झाग, रेत आदि से ढककर ऑक्सीजन को दूर करके आग को बुझाने की प्रक्रिया को स्मूदरिंग कहा जाता है। जैसे कंबल उड़ा देना या जो है रेत से ढक देना, ये सब सारी क्या होता है? इससे क्या होता है? ऑक्सीजन जो है रोका जाता है। तो इसको स्मूदरिंग कहा जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर होगा। स्मूदरिंग इसको कहा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। किसी कार्य को उस समय उस जगह प्रचलित समाज द्वारा निंदनीय कहा जाता है, उसको क्या कहा जाएगा? अपराध कहा जाएगा, आपराधिक षड्यंत्र कहा जाएगा, चोरी कहा जाएगा, गलती कहा जाएगा? तो ये रूल 70 हेड कांस्टेबल के लिए है। इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा अपराध। किसी कार्य को जो उस समय उस जगह प्रचलित समाज द्वारा निंदनीय हो उसे क्या कहा जाता है? अपराध कहा जाता है। यह कई सारे लोगों ने, कई सारे
जो अपराध मनोवैज्ञानिक है उनके द्वारा भी यह चीज जो है बताया गया है। कुछ परिभाषाएं हैं देखिए कानून की, हो सकता है कि आपके उसमें प्रश्न में आ जाए। तो कानूनी दृष्टिकोण से देखिए अपराध एक ऐसा कार्य या चूक है जो किसी देश के कानून द्वारा निषिद्ध किया जाता है या जिसके लिए कानून द्वारा दंड का प्रोविजन किया जाता है, जैसे कि हमारा बीएनएस है और बीएनएसएस और बीएसए है। और सामाजिक दृष्टिकोण से अगर इसकी बात करें तो अपराध एक ऐसा व्यवहार है जो समाज के लिए हानिकारक है और जिसे समाज द्वारा अस्वीकार माना जाता है। देखिए इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर इस चीज को डिफाइन किया जाए तो अपराध एक ऐसा व्यवहार है जो व्यक्ति के मानसिक या भावनात्मक समस्याओं का परिणाम हो सकता है। तो अपराध में जो चीज शामिल होती है, क्या क्या हिंसक अपराध, जैसे कि मान लीजिए हत्या हो गया, बलात्कार हो गया, चोरी हो गया। गैर हिंसक अपराध भी होते हैं, जैसे धोखाधड़ी हो गया, जालसाजी हो गया, चोरी हो गया, जिसमें कोई वायलेंस नहीं होता है। और संगठित अपराध होता है, एक संगठित अपराध जो कि अभी आपके बीएनएस में जुड़ा भी है, जैसे मादक पदार्थों की तस्करी हो गया, मानव तस्करी हो गया, किसी परीक्षा को जो है वो करना, आउट कर देना, या एक सफेद पोश अपराध भी होता है जिसमें रिश्वतखोरी होता है, धोखाधड़ी, जालसाजी। तो ये कई सारे अपराध के कई सारी चीजें हैं, कब किस रूप में पूछता है आपको जानकारी होना चाहिए। और इन सारी चीजों को डिटेल एक्सप्लेन जो है किया गया है एप्लीकेशन के सॉल्यूशन सेक्शन में, तो आप लोग जरूर उसका चेकआउट करिए। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए, रेल संपत्ति संबंधित अपराध को स्थानीयकृत और किसमें वर्गीकृत किया जाता है? महत्वपूर्ण सी बात है, ये आपका 222 का प्रश्न हो गया, आरपीएफ रूल का ये प्रश्न है। 222 स्थानीयकृत और अस्थानीयकृत में जो है परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। गश्त के दौरान एरिया में विशेष निगरानी रखने को क्या कहा जाता है? ड्यूरिंग पेट्रोलिंग स्पेशल विजिलेंस शुड बी मेंटेन्ड इन द एरिया। ग्रीन स्पॉट कहा जाता है, व्हाइट स्पॉट कहा जाता है, ब्लैक स्पॉट कहा जाता है या रेड स्पॉट कहा जाता है। तो गश्त के दौरान जो है जो ब्लैक स्पॉट होते हैं, जहां बराबर क्राइम होने की संभावना होती है, उसको क्या कहता है? वहां पे विशेष निगरानी रखनी चाहिए। कहां पे? ब्लैक स्पॉट पे। ब्लैक स्पॉट किसको बोलते हैं? जहां पे अक्सर क्राइम होता है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। आपराधिक घटना घटित होने से पहले या पूर्व अपराध एवं आपराधिक तत्वों के बारे में पुख्ता जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है इसको, और आपने इस प्रश्न को देखा। एफआईआर कहते हैं, रिपोर्ट कहते हैं, विशेष रिपोर्ट कहते हैं या अपराध आसूचना कहते हैं। तो इसको क्राइम इंटेलिजेंस कहा जाता है, अपराध आसूचना कहा जाता है। जैसे आपका सीआईबी है जो अपराध आसूचना जो है, एसआईबी है, आरपीएफ में विजिलेंस है आपका, आईवीजी है। तो ये क्या है? अपराध आसूचना कहा जाता है। अपराध घटित होने से पूर्व जो है या अपराध के बारे में पुख्ता जानकारी प्राप्त करना, यह क्या होता है? यह अपराध आसूचना कहा जाता है। अंदेशा है कि भाई अपराध होने की आशंका है। अगला प्रश्न है, अनुरक्षण के लिए कंपनी कमांडर अनुरक्षण दल प्रभारी को ड्यूटी के दौरान घटित घटनाओं को विवरण दर्ज कराने हेतु क्या उपलब्ध कराएगा? क्या रोज नामचा दे देगा या डायरी दे देगा या बीट बुक दे देगा? तो ये प्रश्न राइट है, बीट बुक दे देगा। जो है जो प्रभारी निरीक्षक के द्वारा क्या बीट बुक दिया जाता है कि भाई अपने जो बीट पे अपने जो है बीट बुक जारी किया जाता है। अगला प्रश्न जाइए, खोज के दौरान स्थान विशेष पर मुखबिरों को क्या करना चाहिए? खोज के दौरान विशेष जो स्थान होते हैं मुखबिरों को किस रूप में यूज करना चाहिए? ये प्रश्न यही पूछता है। शोषण के रूप में, उपयोग के रूप में, अनुपयोग के रूप में, उपयोग में से कोई नहीं, तो उपयोग के करना चाहिए, मुखबिरों का उपयोग करना चाहिए। खोज के दौरान स्थान विशेष पर जो है मुखबिरों का उपयोग करना चाहिए, मुखबिरों को लगाना चाहिए। मुखबिर माने क्या होते हैं? मुखबिर वो होते हैं जो कि आपको जो है इंफॉर्मेशन देते हैं। जो इन्फॉर्मर होते हैं तो वो थर्ड पार्टी होते हैं जो आपको इंफॉर्मेशन, क्राइम की इंफॉर्मेशन देते हैं। क्वेश्चन संख्या 39, अनुरक्षण के दौरान कोई अप्रत्याशित घटना घटित होने पर तुरंत निम्नलिखित में से किसको सूचना दिया जाना चाहिए? भैया 70 वाले सब ये प्रश्न देख लीजिए आप लोग, जो 70 में जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये अलग से प्रश्न लिए गए हैं आपको, ये सब इंस्पेक्टर के लेवल का नहीं है। तो 70 वाले जो लोग जो एएसआई बनने जा रहे हैं हेड कांस्टेबल से, या जो लोग कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल की परीक्षा में, उन लोगों के लिए प्रश्न आ सकते हैं। तो अनुरक्षण के दौरान कोई अप्रत्याशित घटना होने पर किसको सूचना देंगे? घर वालों को देंगे कि दोस्तों को देंगे या कंट्रोल रूम को देंगे या किसी को नहीं तो किसको देंगे? नियंत्रण कक्ष यानी कि कंट्रोल रूम को देंगे सबसे पहले सूचना। अगला प्रश्न है, रेल कोच में सवारी डिब्बों में प्रयुक्त डायनेमो बेल्ट किस विभाग का उपकरण है? कई बार ये प्रश्न आया है और महत्वपूर्ण भी है, इसको देखिएगा। 40 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। मैं जानता हूं ये क्वेश्चन जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर दीजिए आप लोग। देखिए, रेल कोच में सवारी डब्बों में प्रयुक्त होने वाला जो डायनेमो बेल्ट है, यह उपकरण जो है और यह
डायनेमो जनरेटर को कोच के पहियों से जोड़ता है। जो जनरेटर होता है जो जो उसको कोच के पहियों से जोड़ता है, जिससे बिजली उत्पन्न होती है, और यह बिजली के अंदर जो है प्रकाश, पंखा और अन्य उपकरणों को चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये इसका मामला, ये समझ लीजिए। और यह जो है बिजली विभाग का यानी इलेक्ट्रिक विभाग का जो है उपकरण है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक विभाग का उपकरण है। अगला प्रश्न है, आरपीएफ में किसी मामले से संबंधित केस डायरी किसके द्वारा लिखा जाता है? क्या आरक्षक के द्वारा लिखा जाता है, सहायक सुरक्षा आयुक्त के द्वारा लिखा जाता है, या जांच अधिकारी के द्वारा लिखा जाता है, या उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं लिखा जाता है? तो यह किसके द्वारा लिखा जाता है? जांच अधिकारी के द्वारा। केस डायरी किसके द्वारा लिखा जाता है? जांच अधिकारी के द्वारा लिखा जाता है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उसके द्वारा लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? देखिए ये आपका जनरल नॉलेज का प्रश्न आ गया। तो मैन गंगा, महानदी, मानस या गंडक? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंडक जो है, यह जो है गंगा की सहायक नदी कौन सी है? गंडक है। जो है गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो गंडक है। और इसके अलावा भी कई सारी है जो प्रश्न में आ सकते हैं, आप ध्यान रखिएगा। तो कई बार ये प्रश्न पूछा, नदी गंगा नदी से संबंधित प्रश्न पूछता आता है। तो गंगा नदी की कई सहायक नदियां हैं, जिसमें से आपका यमुना है और रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक, कोसी है, सोन नदी है। यमुना जो है यह गंगा नदी के किनारे की सबसे लंबी सहायक नदी है, जबकि गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी यह बाएं किनारे की सहायक नदियां जो बिहार वगैरह में हैं। तो इसको देख लीजिएगा। तो गंगा की सहायक नदी इस प्रश्न के हिसाब से कौन सी है? गंडक है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? अटल सुरंग, कुकरी खापा सुरंग, जवाहर सुरंग, पीर पंजाल सुरंग? अभी ये जो थोड़ा सा अपडेट भी हुआ है, तो इसको आप लोग देखिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी जो है वर्तमान के डेटा के हिसाब से जो है अटल सुरंग जो है, जो अटल टनल है, जो यह सबसे लंबी सुरंग है। और यह पहले रोहतांग सुरंग के नाम से भी इसको जाना जाता था। यह सुरंग जो है हिमाचल प्रदेश में जो है लेह मनाली राजमार्ग पर स्थित है, और यह 9 किलोमीटर 9.2 किलोमीटर लंबी है। और यह जो है 10,000 फीट की अधिक ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची राजमार्ग सुरंग है, यानी कि ऊंचाई में भी यह सबसे ऊंची है। तो अटल सुरंग जो है सबसे राइट इसका आंसर होगा। अटल सुरंग जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, चलिए इसको मैं थोड़ा सा ये कर देता हूं आपको। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तुगलक वंश, खिलजी वंश, मुगल वंश या लोधी वंश? किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? इसके पीछे जो है हिस्ट्री जो है यह आपको जानना चाहिए। तो मुगल वंश के जो शासक हैं उनको सुल्तान नहीं कहा जाता था। वो क्या कहलाते थे? तो वो कहते थे रूलर, यानी कि वो मुगल बादशाह कहलाते थे। सुल्तान नहीं कहा जाता था, वो बादशाह कहे जाते थे। और जो दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले शासकों को जो है सुल्तान कहा जाता था, लेकिन मुगल शासकों को बादशाह की उपाधि दी जाती थी। और यह मध्यकालीन मुस्लिम शासकों के द्वारा प्रयोग किया जाता था। इसका अर्थ होता है शासक या राजा। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। सभी प्रश्नों का बैलेंस मैंने यहाँ पे किया हुआ है, जो आप क्या सकते हैं। यहाँ पे देखिए मुगल वंश हो सकता है इसका राइट आंसर, हो सकता है नहीं होगा। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? 10 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 21 मार्च 1930 को, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। और यह आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा ब्रिटिश शासन के जो नमक कानून के खिलाफ शुरू किया गया था। इसको डांडी मार्च के रूप में भी जाना जाता है। तो 12 मार्च 1930 इसका राइट आंसर होगा। 12 मार्च 1930। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए कौन सा है। भारत की सीमा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं मिलती है? कजाकिस्तान, म्यांमार, चीन और भूटान? तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा? 46 नंबर क्वेश्चन का इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताएं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये पूछा भी गया है। तो इस प्रश्न का जो है देखिए, भारत की सीमाएं 7 देशों के साथ लगती है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि 7 देशों के साथ भारत की सीमा लगती है। बांग्लादेश, भूटान, तीसरे नंबर पे है चीन, चौथे नंबर पर म्यांमार, 5वें नंबर पर है नेपाल, और 6ठे नंबर है पाकिस्तान, और 7वें नंबर पर है अफगानिस्तान। तो हालांकि जो है इसका जो है भारत की जो सीमा है यह जो है कजाकिस्तान से इसकी सीमा नहीं लगती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। किस देश से नहीं मिलते? कजाकिस्तान पे नहीं लगता है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं।
क्रिस का पूरा नाम क्या है, ये रूल 70 वाले देख लें। क्रिस का अभी पूछा भी था, 72 में भी अभी पूछा था एसआई वाले में। तो क्रिस का क्या नाम है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ध्यान से पढ़ के उत्तर बताइएगा। क्या रेलवे सेंट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, या सेंटर फॉर रेलवे इंक्वायरी सिस्टम होता है, या सेंटर फॉर रीजनल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग बताइए। देखिए कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़ के इसका उत्तर की अपेक्षा है कि आप लोग देंगे। 47 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए एक ही जैसा है, इसका क्या होता है, सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा, रेलवे इंफॉर्मेशन। तो यहां पे रीजनल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये भी गलत हो गया। यहां पे सेंटर फॉर रेलवे इंक्वायरी सिस्टम, ये भी गलत हो गया। सेंट्रल रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सेंट्रल रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भी गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका क्या होता है, सेंटर फॉर, मैं हिंदी में लिख देता हूं, रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको याद रखिएगा, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। और इस तरीके का अगर ऑप्शन आ जाए तो जल्दबाजी में आप कोई भी मत मार दीजिए कि देखिए यहाँ सेंट्रल आप पढ़ लेंगे तो ये सही हो जाएगा, सेंट्रल को अगर सेंटर आप पढ़ लेंगे तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, मेरा मकसद यही था। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, स्टेटमेंट बेस है। लोक सेवक के कर्तव्य निर्वहन में बाधा धारा 221 बीएनएस के अंतर्गत दंडनीय है। क्या ये सही ऑप्शन है? क्षेत्रीय विधायक को बीएनएस की धारा 202 के 28 के अंतर्गत लोक सेवक माना जाएगा। क्या ऑप्शन ये गलत है? तो ऑप्शन नंबर बी तो पहले नजर में ही गलत हो गया। एमपी एमएलए ये जो है यह क्या है, लोक सेवक, इनको नहीं माना जाता है। और जो है क्या जो है 221 में लोक सेवक के कर्तव्य निर्वहन में बाधा डालना, तो ये बिल्कुल सही है। धारा 2 के 28 में जो लोक सेवक को परिभाषित किया गया है। और इसमें क्या है, लोक सेवक वह व्यक्ति होता है जो सरकार से वेतन या पारिश्रमिक प्राप्त करता है, या जो सरकार के लिए या सरकार की ओर से कोई कार्य निभाता है। और इसमें वे सभी सरकारी कर्मचारी हैं जो सरकार से वेतन और मानदेय प्राप्त करते हैं, इस जो सरकार के लिए काम करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी तो गलत हो गया। और ऑप्शन नंबर ए पे बात कर लेते हैं। तो बीएनएस की धारा जो 221 है, 221 में जो है सरकारी कार्य में बाधा डालने पर जो 221 में जो है यह दिया गया है। एक बार देख लेता हूं अपने प्रश्न को। लोक सेवक के कर्तव्य निर्वहन में बाधा धारा 221 के तहत दंडनीय है, ये राइट आंसर है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए गलत है, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी सत्य है, ये भी गलत हो गया। ए और बी दोनों गलत है, और ए सत्य है लेकिन बी असत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ए कथन सही है और बी जो है गलत है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न, लगभग 49 प्रश्न कर लिए हम लोग, 30 प्रश्न और है। भारतीय न्याय संहिता के अनुसार अपराधी को 8 प्रकार के दंड दिए जा सकते हैं। दंडों का वर्गीकरण बीएनएस की धारा 4 में है। तो ये जो है दोनों ऑप्शन मेरे हिसाब से गलत हो गए। क्यों गलत हो गए भाई? तो 8 प्रकार के नहीं, अभी जो है भारतीय न्याय संहिता के अनुसार जो है 6 प्रकार के दंडों का प्रोविजन है, जिसमें से कि मृत्यु हो गया, आजीवन कारावास, संपत्ति की जब्ती, जुर्माना और सामुदायिक सेवा। यह जो है यह बीएनएस की धारा 4 के संहिता के प्रावधानों के तहत जो है यह दंड का उल्लेख किया गया है, जिसमें जो कि मृत्युदंड, कारावास जिसमें कठोर और साधारण कारावास हो गया, आजीवन कारावास, संपत्ति जब्त करना, जुर्माना और सामुदायिक सेवा शामिल है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके बारे में एक बार प्रश्न को मैं पढ़ लेता हूं। ये ऑप्शन नंबर ए इसका गलत हो गया, और दंड को बीएनएस की धारा 4 में वर्गीकृत किया गया है, ये ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन सही है। ऊपर ए गलत है लेकिन बी सत्य है, तो ये ऑप्शन इसका सही हो गया। ऊपर बी गलत है, उपरोक्त ए सही है, उपरोक्त में से कोई भी सही। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊपर ए गलत है लेकिन बी सत्य है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि जो है 6 प्रकार के दंडों के बारे में बताया गया है। सामुदायिक सेवा का दंड इसमें जुड़ा हुआ है, और इसको धारा 4 बीएनएस के अंतर्गत बताया गया है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं।
अगला प्रश्न है, सूचना से तात्पर्य ऐसी सामग्री से है जिसके अंतर्गत किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, प्रेस विज्ञप्ति आदि शामिल होते हैं। यहाँ पे आरटीआई एक्ट के सेक्शन 2F की बात की जा रही है, सूचना के अंतर्गत क्या आती है, तो ये राइट आंसर है, आपने देखा होगा। और सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 2H के अंतर्गत सूचना को परिभाषित करता है, ये गलत हो गया, इसको 2F में परिभाषित किया गया, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसके विकल्प पे आते हैं, ए सही है लेकिन बी गलत है, उपरोक्त दोनों गलत है, उपरोक्त दोनों सही है, कोई सही नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आइए थोड़ा सा इस पे एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आता है, पूछा भी जाता है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 2F में सूचना को परिभाषित किया गया है, जबकि 2H में क्या किया गया है, सार्वजनिक प्राधिकरण के बारे में परिभाषित किया गया है। और जो सार्वजनिक प्राधिकरण कौन होते हैं इसके बारे में मैंने समझाया है। और सूचना के अंतर्गत जो है यह दस्तावेज आते हैं। यह दस्तावेज कौन कौन से हैं, जिसमें आपका रिकॉर्ड हो गया दस्तावेज, या आपका मेमो हो गया, ईमेल, ओपिनियन हो गया, एडवाइसेस हो गए, प्रेस रिलीज हो गए, सर्कुलर्स हो गए, ऑर्डर्स हो गए, लॉगबुक हो गए, ये सारी चीजें जो है, कई सारी चीजें, इसको आप लोग देख लीजिएगा एप्लीकेशन पे जाके, इस सारी चीजों को बारे में आप लोग डीपली देख लीजिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है, लेकिन जो है बी गलत है। 2H में लोक प्राधिकरण को परिभाषित किया गया है, 2F में सूचना को परिभाषित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय झंडे को किसी भवन में पर्दा लगाने के लिए प्रयोग करना राष्ट्रीय झंडे का अपमान है। हाँ बिल्कुल ये सही है, ऑप्शन सही है, यह राष्ट्रीय झंडे का अपमान है। और भारतीय राष्ट्रीय झंडे तथा भारतीय संविधान का अपमान करने वाले को 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो ये भी जो है सही ऑप्शन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों ही राइट आंसर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसके ऑप्शन पर एक बार चलते हैं। उपरोक्त ए गलत है, उपरोक्त बी गलत है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, दोनों सही है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन संख्या 52 का है, निम्नलिखित में से कौन घरेलू हिंसा की श्रेणी में नहीं आता है? मौखिक और भावनात्मक हिंसा, आर्थिक हिंसा, यौन या लैंगिक हिंसा, धार्मिक उन्माद। घरेलू हिंसा में जो है यह जो है होम डोमेस्टिक वायलेंस है, उससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 52 का उत्तर आप लोग दीजिए, थोड़ा सा समझ के दीजिएगा, गलत हो सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर देखिए, जो घरेलू हिंसा है या वैवाहिक दुर्व्यवहार, अंतरंग साथी हिंसा, घरेलू मारपीट या पारिवारिक हिंसा जो है, यह सब सारी चीजें जो है घरेलू हिंसा के अंतर्गत आते हैं, जिसमें शारीरिक, भावनात्मक, मौखिक, आर्थिक और यौन शोषण सहित विभिन्न रूप जो है इसमें शामिल है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह इस प्रश्न में श्रेणी में नहीं आता है। अच्छा, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। धार्मिक उन्माद से इसका कोई मतलब नहीं है। यह मौखिक भावनात्मक हिंसा हो सकता है, आर्थिक हिंसा हो सकता है, या यौन या लैंगिक हिंसा हो सकता है। ये तीनों जो है यह घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है कि सेवा मामलों में अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए बल के सदस्यों द्वारा बाहरी दबाव डालना किस अस्थायी आदेश का उल्लंघन है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिएगा। सेवा संबंधित मामलों में अपने हितों को आगे, यानी अपने किसी काम को कराने के लिए किसी MP MLA या किसी जो है राजनीतिक पार्टी से जो है या किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा दबाव बना किस अस्थायी आदेश का उल्लंघन है? तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो है यह क्या अस्थायी आदेश संख्या 109 में दिया गया है कि सेवा मामलों में अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए बल के सदस्यों के द्वारा बाहरी दबाव डालना निषिद्ध किया गया है। 109 अस्थायी आदेश संख्या 109 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आइए। आप लोग थोड़ा अपना कमेंट वगैरह भी करते रहिए और बताइए कि जो है इस तरह के प्रश्नों से आपको कितना लाभ मिल रहा है। चाहे आप SI 72 सब इंस्पेक्टर 72 का एग्जाम देने वाले हो, चाहे SI का एग्जाम देने वाले हो, या आप जो है या हेड कांस्टेबल का देने वाले हो, सबको ध्यान में रखते हुए ये सेट बनाया गया है। कुछ जो है सेट जो है ASI के लिए है, कुछ लोग SI के लिए है, तो सभी सेट इसमें मिलजुल कर इसको बनाया गया है। बाकी आप एप्लीकेशन पे जाएंगे तो सब इंस्पेक्टर के लिए अलग से जो है सेट बनाया गया है, जो उनके लेवल को ध्यान में रख के बनाया गया है। ASI के लिए भी बनाया गया है सेट, वो अलग है। और अभी हेड कांस्टेबल के लिए मैं इस तरह की चीजें जो है फ्री में आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, आप लोग यहां से देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। फिर स्टेटमेंट में देखिए प्रश्न आ गया, रेलवे परिक्षेत्र में सार्वजनिक सूचनाओं को विरूपित करने के लिए रेल अधिनियम की धारा 166 में दंड का प्रावधान है और उपरोक्त अपराध को करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना, 1 साल का कारावास या दोनों से दंडित किया जा सकता है। रेलवे एक्ट से संबंधित प्रश्न है, तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं, फिर इसके विकल्पों के बारे में हम लोग अभी जस्ट बात करें
देखिए 166 में जो है बताया गया है कि रेलवे एक्ट के धारा 166 में जो है सार्वजनिक सूचनाओं को विकृत करना, उनका मिटाना। ए में क्या दिया है? ए में दिया है कि रेलवे या किसी रोलिंग स्टॉक पर रेलवे प्रशासन के आदेश से स्थापित या पोस्ट किए गए किसी बोर्ड या दस्तावेज को गिरा देता है या जानबूझकर नुकसान पहुंचाता है। और बी में कह दिया है कि कोई भी बोर्ड या दस्तावेज या किसी रोलिंग स्टॉक पर किसी भी अक्षर या आंकड़े को मिटाता है या उसका रूप बदलता है तो उसको 1 माह कारावास और 500 रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। आइए अपने ऑप्शन के ऊपर चलते हैं और इसका सही ऑप्शन लगाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका राइट दिख रहा है, जो इसका ऑप्शन नंबर बी ये गलत हो रहा है। ये अपराध के लिए 5,000 का जुर्माना नहीं है, या 1 महीने का जुर्माना है, 3 महीने का कैद है, तो यह जो राइट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन ए सही है। ए सत्य है लेकिन बी गलत है। ऊपर दिए गए बी सही है, दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे अच्छा जो है इसका उदाहरण है। ए सही है लेकिन बी गलत है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आइए, क्वेश्चन नंबर 55। जब किसी बुकशुदा माल के पैकेज से किसी भी माल का कोई भाग चोरी हो जाता है तो उसे किस प्रकार की चोरी कहा जाता है? यार्ड की चोरी कहा जाएगा, या गोदाम पार्सल प्लेटफॉर्म की चोरी कहा जाएगा, या चलती गाड़ी से चोरी कहा जाएगा, या पिलफरेज कहा जाएगा। जैसे कि आपको मालूम है 4 प्रकार की चोरियां होती है जो है रेलवे के अंतर्गत, जो है आरटीटी, वाईटी, जीपीपीटी और जो है पिलफरेज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आंशिक चोरी होगा। बुकशुदा माल के पैकेज से किसी माल का चोरी या किसी भाग की कोई चोरी होती है या आंशिक चोरी होती है तो वह क्या होती है? वह आंशिक चोरी के रूप में उसको काउंट किया जाता है। अब सबका अलग अलग है, आरटीटी का, वाईटी का, जीपीपीटी, सबका चोरी का अलग अलग जो है क्राइटेरिया दिया है और अलग अलग रूप में इसको जो है काउंट किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा कौन सा है। ट्रैफिक सिग्नल के लिए किस प्रकार के लाइट का प्रयोग किया जाता है? लाल, बैगनी नहीं किया जाता है। देखिए इस प्रश्न में मैं जल्दबाजी में पढ़ रहा हूं, इसको थोड़ा समय ज्यादा हो गया है। तो किस प्रकार के लाइट का प्रयोग नहीं किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या लाल का प्रयोग किया जाता है? तो हाँ। बैगनी का प्रयोग किया जाता है? नहीं। हरा का प्रयोग किया जाता है? पीला का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, बैगनी का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन संख्या 57 का है कि आरपीएफ अधिनियम की किस धारा में बल सदस्य के द्वारा किए गए कार्य के बचाव के बारे में उल्लेख है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। बल सदस्यों के द्वारा किए गए कार्य का बचाव, धारा 20, धारा 17, धारा 12 और धारा 15। अब इसी प्रश्न को आप जाएंगे सब इंस्पेक्टर वाला जो सेट बना हुआ है, तो इसमें उसके जो है इंटरनल पार्ट है, जो अंदर की चीजें हैं, उसके बारे में कौन कौन से कंडीशन हो सकते हैं, किस कंडीशन में जो है बल सदस्यों के कार्यों का बचाव है और उसका सबसेक्शन क्या है, उसका सब क्लॉज क्या है, सारी चीजों के बारे में दिया गया है। तो एप्लीकेशन पे जाके जरूर आप विजिट करिए। इस वीडियो के लास्ट में जो है मैं एप्लीकेशन का जो है आपको लिंक दे दूंगा, एएसआई और सब इंस्पेक्टर दोनों का। आप एएसआई वाला भी लीजिए और सब इंस्पेक्टर वाला भी लीजिए, आपके लिए महत्वपूर्ण है। और बहुत सारे आपको जो है पीडीएफ भी वहां पे उपलब्ध है कोर्स में, आप जाइएगा तो प्ले स्टोर पे जाके क्यूबिक्स क्लासेस का एप्लीकेशन जो है आप डाउनलोड करिए। किसी प्रकार की असुविधा होती है तो आप इस नंबर पे 8808161606 इस नंबर पे कॉल करके आप जो है जानकारी ले सकते हैं, अगर कोई डाउनलोड करने में दिक्कत आती है तो। चलिए तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 में दिया गया है कि बल सदस्यों के द्वारा किए गए कार्यों के बचाव के बारे में दिया गया है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देते हुए फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय भी काफी धीरे धीरे ज्यादा हो गया। देखिए रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 की धारा 20 जो है यह बल सदस्यों के जो है ऑन ड्यूटी किए गए कार्यों से संरक्षण प्राप्त करता है। इसका मतलब है कि यदि आरपीएफ का कोई सदस्य अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कोई उसके साथ कार्य होता है या कोई इस प्रकार का जो जिसके खिलाफ मुकदमा चलने की संभावना है या कार्रवाई करने होता है, तो उसमें उसको बचाव देता है यह जो 20 जो है। और वह अपने मतलब यह है कि अब उसके कर्तव्य निर्वहन के में किया गया कार्य हो, भले ही उसके ऊपर वाले अधिकारी के जो है गलत आदेश क्यों न दिए गए हो, लेकिन वो जो है दायित्व जो है उसको जो है आपराधिक दायित्व से जो है उसको मुक्त करता है। या 20 में दिया गया है। बहुत डीप में जाना है तो एप्लीकेशन पे जाके आप इसको देखिएगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। ये प्रश्न आप में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको कैसे लग रहे हैं प्रश्न। ये जो है 58 जो है क्वेश्चन नंबर 58 का है कि लेवल क्रॉसिंग में बाधा डालना रेलवे एक्ट की किस धारा का के में वर्णित है? 161, 172, 176। देखिए प्रश्न गलत हो रहा है, इसको जल्दी पढ़ने। ये 61 जो है क्या है? उपेक्षापूर्ण तरीके से रेलवे क्रॉसिंग पार करना। बट हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि
रेलवे क्रॉसिंग में बाधा डालना किस धारा के अंतर्गत जो है यह है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आइए देखते हैं। संपार को बाधित करना ये धारा 176 में दिया गया है, यानी कोई अगर लेवल क्रॉसिंग है उसको बाधा डालना जो आने जाने के लिए रास्ता दिया गया है, तो उसमें 176 में यही दिया गया है कि संपार को बाधित करने के बारे में जो दिया गया है, यदि कोई रेल कर्मचारी अनावश्यक रूप से, इसमें ए पार्ट में दिया है, किसी भी रोलिंग स्टॉक को उस स्थान पर खड़ा करने की अनुमति देता है जहां समतल या सार्वजनिक सड़क को पार करने का रास्ता है, यानी जो क्रॉसिंग है जो आम लोगों के आने जाने के लिए, उस पर अगर किसी कोई रोलिंग स्टॉक खड़ा कर देता है जो है उसको संपार को बाधित करने के उद्देश्य से, तो वो दोषी होगा। और लेवल क्रॉसिंग को आम जनता के लिए बंद रखा जाता है, या जो है लेवल क्रॉसिंग को जो है आम जनता के लिए जो खुला हुआ है उसको बंद कर देता है, तो वो जो है दंड का प्रोविजन होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 176 इसका राइट आंसर है, 176 इसका राइट आंसर है, ये जो है गलत है। ये देखिए 176 है। अगला प्रश्न, ये अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। नियम 153 के तहत एक अनुशासनात्मक कार्रवाई में बचाव सहायक को किस रूप में काउंट किया जाता है? तो 153 का पॉइंट 8 है, आप देखिएगा 153 का पॉइंट 8 में जो है मित्र शब्द को डिफाइन किया गया है। मित्र जो है यह जो है सहायक बचाव के रूप में जो है दोस्त या मित्र, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न है, रेल अधिनियम संशोधित 2003 की धारा के अंतर्गत शासकीय अपमान जांच में बाधा उत्पन्न करना तथा जांच अधिकारी के समक्ष गलत बयान देना दंडनीय है किस धारा के अंतर्गत? क्या 180 ए, 180 सी, 180 ई या 180 जी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 180 जो है जी में तो आपको दंड का इसका प्रोविजन दिया है कि अगर जांच अधिकारी के कार्य में बाधा डालते हैं तो उसके बारे में दिया है। एक बार मैं जरा सा आपको बता देता हूं, ए में दिया है जो है कि न्यायालय के समक्ष जो है शिकायत प्रस्तुत करना, और बी में क्या हो गया कि जब्ती के लिए जो है किसी परिसर में प्रवेश करना या किसी व्यक्तियों की तलाशी लेना। 180 महत्वपूर्ण है इसलिए आपको जरूरी है। सी में जो है क्या है, किसी अन्य व्यक्ति को जो है अगर अग्रेसित करेगा, अगर वो सक्षम नहीं है तो किसी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो प्राधिकृत अधिकारी को जो है वो करेगा। और डी में जो है जांच के बारे में जांच कैसे किया जाएगा। और ई में जो है तलाशी, गिरफ्तारी और जब्ती जो है बीएनएसएस के अंतर्गत किया जाएगा। और एफ में दे दिया गया कि अपराधों के संबंध में न्यायालय तब तक संज्ञान नहीं लेगा जब तक प्राधिकृत अधिकारी जो है शिकायत प्रस्तुत नहीं करेगा। और जी में कह दिया कि जांच अधिकारी को अपमानित करना, जांच में बाधा डालना या शासकीय असत्य कथन करने पर 6 माह का सादा कारावास और 1000 रुपए का जुर्माना अथवा दोनों दंडों से दंडित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा देख लीजिए, भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक अभित्रास के लिए दंड को वर्णित किया गया? आपराधिक अभित्रास धारा 503, धारा 506, धारा 351, धारा 384। तो आपराधिक अभित्रास यानी कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन, यह किसमें दिया गया है? धारा 351, जिसमें पहले हम लोग असाल्ट को पढ़ते थे, हमला को पढ़ते थे आईपीसी में, लेकिन 351 में जो है क्या दिया गया है? यह आपराधिक अभित्रास के बारे में दिया गया है। आपराधिक अभित्रास क्या होता है? देखिए कुछ इस तरह की जो है चीजें आती भी हैं। तो 351 में जो है यह बीएनएस की धारा 351 आपराधिक अभित्रास होता है किसी आपराधिक धमकी देना कि तुमको जान से मार देंगे, तुम्हारी हत्या कर देंगे, तुमको देख लेंगे, ये सब क्या है? आपराधिक अभित्रास है। और खास करके जब हम ऑन ड्यूटी होते हैं तो इस तरह के शब्दों से बचना चाहिए। किसी को धमकी देना कि तुमको मार डालेंगे या तुमको देख लेंगे या तुमको छोड़ेंगे नहीं, ये सारी चीजें जो है क्रिमिनल इंटिमिडेशन में आता है। और इसमें जो है 2 साल तक का कैद और जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। तो इस तरह से यह प्रश्न जो है ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। आरपीयूपी एक्ट के किस धारा में अपराधों का संज्ञेय न होना वर्णित है? किस तरह के अपराधों का? तो धारा 5 में बताया गया है। आरपीयूपी एक्ट के धारा 5 में बताया गया है कि आरपीयूपी एक्ट के अंतर्गत जो है अपराध 5 साल की अधिकतम सजा होते हुए भी अपराध जो है संज्ञेय नहीं होंगे, यानी असंज्ञेय और जमानतीय होंगे। और यह एक स्पेशली बात है क्योंकि 3 साल के सजा के बाद जो है अपराध 2 साल से अधिक की सजा होने पर संज्ञेय अपराध हो जाते हैं, जब बीएनएस में आप देखते हैं। वहीं इस अपराध में अधिकतम 5 साल की सजा होते हुए अपराध संज्ञेय व असंज्ञेय व जमानती है। 64 का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका उत्तर आप भेजिएगा और मैं इसमें देखूंगा जिन लोगों का क्वेश्चन ज्यादा सही होगा या जो लोग मेरिट करेंगे उनका नाम तो मैं अनाउंस करूंगा ही, उसके साथ एक सेट जो है उनको जो मैं
एक सेट उनको फ्री में मैं उनके ईमेल आईडी पे भेजूंगा। अपना ईमेल आईडी जरूर भेजिएगा। ये देखिए, किसी संख्या का वर्ग 841 है और उसमें 59 जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है। इसी तरह के प्रश्न आपको आएंगे, ये सब इंस्पेक्टर वाले एग्जाम के लिए है। ज्ञात कीजिए कि चारों आकृतियों में से कौन सा भाग मुख्य आकृति में लिप्त है। तो इस तरह का जो प्रश्न अभी 21 में आया था, तो आप लोग थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे, भूल जा रहे थे, तो इसको प्रैक्टिस के लिए देखिए, एक पेज में ये हो गया, दूसरे पेज में ये हो गया। तो इस तरह के प्रश्नों को पर भी अपनी प्रैक्टिस आप बनाए रखिएगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। अगर आपको इसके पीडीएफ की जरूरत होगी तो आप जरूर बताइएगा, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। हमारे जो अगला देखिए प्रश्न है, एक परिवार में 6 सदस्य पी क्यू आर एस टी और यू है, टीपी के पति हैं। इस तरह के प्रश्न भी आपको जो है मिल जाएंगे। इस प्रश्नों को देखिए, और इसका इस तरह के प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन भी पूरा दिया हुआ है। आप एप्लीकेशन पे जाएंगे तो नीचे एक्सप्लेनेशन दिया है, वहां से आप देख सकते हैं, प्रश्न को लगा के उसका सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं। ये देखिए आपके रीजनिंग के प्रश्न हो गए। अब देखिए एक प्रश्न यहाँ पे बीच में आ गया, बाल कल्याण समिति के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। यानी CWC बाल कल्याण समिति, जल्दी ही आपको जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का एक वीडियो मिलेगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बाल कल्याण समिति के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। 71 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताएं। चलिए इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि टाइम की बाध्यता है। बाल कल्याण समिति के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, और इसके साथ ही अध्यक्ष या सदस्य अधिकतम 2 कार्यकाल तक की नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं। यदि अध्यक्ष का या सदस्य 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं तो उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। 65 जो है, इसमें बाल कल्याण समिति के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 72 नंबर है, देख रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बालक को बाल कल्याण समिति के समक्ष कौन पेश कर सकेगा। तो क्या कोई पुलिस अधिकारी पेश कर सकेगा, या रेलवे का ऑन ड्यूटी कर्मचारी, कोई लोक सेवक, या उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका जो है डी हो जाएगा। कोई भी जो है, जो भी बाल कल्याण समिति के समक्ष उसको जो है पेश कर सकता है। अगर आप जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो जल्दी ही आपके सामने वो वीडियो उपलब्ध होगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न कौन सा है, सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के किस धारा में सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। क्या धारा 21 है, धारा 22, धारा 23 या धारा 24। तो कोप्ता एक्ट इसको बोलते हैं, इसको COPTA कोप्ता एक्ट 2003। और ये प्रश्न चूंकि यहाँ से आते हैं, इसका कारण यह है कि आपका जो धूम्रपान जो है, आपके धूम्रपान जो है ट्रेनों में जो है इसको एक अपराध के रूप में इसको जो है बताया गया है। तो 167 के अंतर्गत, रेलवे एक्ट के अंतर्गत भी तो यहाँ से प्रश्न ये आते हैं। तो इसमें बता रहा है कि सिगरेट और अन्य तंबाकू अधिनियम 2003 की धारा में सिगरेट और तंबाकू उत्पादन के विज्ञापन के लिए दंड के बारे में बताया गया है। तो आइए थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले जो यह अधिनियम है, इसका नाम है सिगरेट एवं अन्य तंबाकू विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनिमय अधिनियम 2003। पूरा एक बड़ा ये अधिनियम का नाम है, लेकिन इतना आपको अब कोप्ता एक्ट के नाम से इसको जानेगा। इसमें प्रॉपर एक वीडियो आपको 2-4 दिन के अंदर में ही मिलेगी। अभी मैं थोड़ा सा सोच रहा हूं कि जो भी माइनर एक्ट है, माइनर एक्ट से संबंधित मेन जो है एक बार रिवीजन आपको करा दूं। तो धारा 4 में जो है यह सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान प्रतिषेध के लिए करता है। इसका धारा 4, कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान जिसमें आपका रेलवे स्टेशन हो गया, ट्रेन हो गया, इसमें धूम्रपान नहीं करेगा। लेकिन उसमें कुछ कंडीशन दिया गया है। कंडीशन क्या है कि किसी ऐसे होटल में जिसमें 30 कमरे हो, या किसी रेस्तरां में जिसमें 30 या उससे अधिक व्यक्तियों के बैठने की क्षमता हो, और विमान पत्तनों में पर धूम्रपान क्षेत्र या स्थान की अलग से व्यवस्था की जा सकती है। यानी धूम्रपान के लिए एक प्रॉपर जगह बनाया जा सकता है। लेकिन हमारा प्रश्न था कि सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान निषेध किसमें दिया गया है, धारा 4 के अंतर्गत दिया गया है, कोप्ता एक्ट के अंतर्गत। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है, वारंट या प्राधिकार के बिना प्रवेश, तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तार करने की शक्ति एनडीपीएस एक्ट के किस धारा में दिया गया है। तो धारा 42, धारा 67, जिसमें आरपीएफ भी इन्वॉल्व है। तो धारा 42 में जो है, यहाँ पे इस धारा 42 में जो है इसमें सीजर और अरेस्ट और एंट्री और सर्च इत्यादि के बारे में धारा 42 के अंतर्गत दिया गया है। धारा 74, धारा 75 में क्या दिया है, सॉरी धारा नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है, SC/ST एक्ट अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में अत्याचार एट्रोसिटी को परिभाषित किसमें किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा। धारा ये प्रश्न संख्या 75, बार बार धारी आ रहा है। तो 75 में क्या किया गया है, 75 में जो है यह लोक स्थान, सॉरी
क्वेश्चन नंबर 75 जो है यह धारा आपका 43 है, जो लोक स्थान में अभिग्रहण और गिरफ्तार करने की शक्ति है। यहाँ 1 मिनट जरा मैं देख लेता हूँ। धारा 42 में जो है वारंट और प्राधिकार के बिना प्रवेश, तलाशी और अभिग्रहण की करने की शक्ति है, जिसमें भी आरपीएफ को भी इसमें शक्ति मिला हुआ है, जिसमें एएसआई या उससे ऊपर के जो भी होंगे उनको जो है गिरफ्तार लोग का स्थान से वारंट के बिना जो है प्रवेश, तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति दी गई है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है, एससी एसटी अधिनियम 1989 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह किससे है? यह अनुच्छेद जो है देख लीजिए एक बार, अनुच्छेद 17 जो है अनटचबिलिटी, ये अनुच्छेद 17 से संबंधित है। और कैसे है इसको जो हम एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद से इसके बारे में हम लोग देखते हैं। एससी एसटी एक्ट 1989 के अंतर्गत अत्याचार को किसमें परिभाषित किया गया है? तो यह ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 2A में जो है परिभाषित किया गया एट्रोसिटी को, यानी कि जो है अत्याचार को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि एससी एसटी अधिनियम 1989 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? क्या यह आर्टिकल 27 है, आर्टिकल 22 है, आर्टिकल 17 है या आर्टिकल 18 है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो जो 76 है, क्वेश्चन नंबर जो 76 है जो है एससी एसटी अधिनियम 1989 जो है यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 और 15(4) से संबंधित है। अगर लेकिन ऑप्शन में 15(4) नहीं है, लेकिन कभी आए तो इसको ध्यान रखिएगा। तो किस तरीके से अनुच्छेद 17 जो यह अनटचेबिलिटी को समाप्त करता है, यानी छुआछूत को समाप्त करता है, और अनुच्छेद 15 का सबसेक्शन 4 कहता है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देता है, जिसमें कि एससी एसटी यानी अनुसूचित जाति और जनजाति भी शामिल है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन 17। अगला प्रश्न है 77 नंबर प्रश्न है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध अधिनियम 2013 के तहत के 5 के अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत क्या क्या शामिल है? लैंगिक उपयुक्त टिप्पणियां करना, लैंगिक अनुकूलन की मांग या अनुरोध करना, अश्लील साहित्य दिखाना, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर आइए। शार्टेज फॉर स्टिल इंटैक्ट वैगन इनवार्ड से संबंधित अपराध रजिस्टर कौन सा है? दो इस तरह के रजिस्टर है, शार्टेज फॉर स्टिल इंटैक्ट वैगन इनवार्ड और इन आउटवार्ड। शार्टेज फ्रॉम स्टिल इंटैक्ट वैगन आउटवार्ड के नाम से भी इसको है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप देख सकते हैं क्या होगा। तो 15 में जो है C15 में दिया है शार्टेज फ्रॉम स्टिल इंटैक्ट वैगन आउटवार्ड, और C16 में दिया है कि बॉडी कट पैनल का। तो C15 इसका राइट आंसर होगा। C15 में जो है यह दिया गया है शार्टेज फ्रॉम स्टिल इंटैक्ट वैगन इनवार्ड, यह C15 में दिया गया है। अगर 16 में जाएंगे तो आउटवार्ड हो गया, और ये हो गया इनवार्ड। इनवार्ड का मतलब हो गया कि जो माल बुक करने के लिए आता है उनसे शार्टेज, जो स्टेशन पे जो रेल जो बुक करने के लिए या जो माल जो रेलवे के को सुपुर्द करने के लिए जो आता है वो इनयार्ड बोला। और आउटवार्ड जो बाहर से आता है और उस जो कहीं से आता है माल दूसरे रेल से या कहीं बाहर से आता है और उसको बाहर भेजा जाता है, उसमें शार्टेज हो जाए तो उसके बारे में। तो C15 जो है यह अंदर है और C16 में जो है बाहर का मामला है। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 जो है कह रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? किसी भी न्यायालय या उसके समक्ष सभी न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होता है, बिल्कुल सही है। किसी भी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हलफनामे या मध्यस्थ के समक्ष, इसमें क्या है किस पर लागू होता है? तो देखिए न्यायालय अधिकारी के समक्ष हलफनामा पे यह नहीं लागू होता है, मध्यस्थ के समक्ष भी नहीं होता है, उपरोक्त सभी भी नहीं होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? किस पर लागू होता है? क्वेश्चन गलत है या इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है यह भारत के सभी न्यायालयों और उसके समक्ष की न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होता है, जिसमें सेना न्यायालय भी शामिल है। यानी जो मार्शल होता है, फील्ड मार्शल जिसको बोलते हैं, फील्ड मार्शल होता है। हालांकि किसी भी मध्यस्थ या किसी अन्य अधिकारी के समक्ष कार्रवाई पर यह लागू नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये प्रश्न कंफ्यूजन है। इस प्रश्न में इसको जो है क्या कह रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 निम्नलिखित पर लागू होता है। किस पर लागू होता है? सभी न्यायिक कार्रवाइयों पर होता है। किसी न्यायालय या के समक्ष कार्रवाइयों हलफनामे पर यह लागू नहीं होगा, मध्यस्थ पे नहीं होगा, उपरोक्त सभी। हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। किसी भी न्यायालय या उसके समक्ष सभी न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होगा।
क्योंकि यह हलफनामे पर भी लागू नहीं होता है, तो ये गलत हो गया, और मध्यक्ष पर तो ये लागू, समक्ष कार्रवाई पर ये भी लागू नहीं होता है, और उपरोक्त सभी जो है इसका गलत हो गया। तो लागू किस पे होता है? न्यायालय उसके समक्ष सभी न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होता है। और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, एक सेव का मूल्य 20% की वृद्धि की जाती है और उसमें 20% की कमी की जाती है, शुद्ध प्रतिशत कमी कितनी है? यह प्रॉफिट लॉस से संबंधित प्रश्न है, और इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिए, इसका उत्तर आप लोग लगा के और कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जिसका आंसर सही आएगा वो अपना साथ में ईमेल भी भेजिएगा आप लोग, उसके ईमेल पे एक जो है सेट, सब इंस्पेक्टर का जो सेट है वो आपको भेजा जाएगा आपके ईमेल पर PDF फॉर्म में। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया, लेकिन आप लोग बहुत पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखें, इसके लिए आप सभी लोगों का मैं बहुत अभिनंदन करूंगा और आपके पेशेंस को मैं सलाम करता हूं। और आगे जो आपकी तीनों परीक्षाएं हैं, उन तीनों परीक्षाओं में इस तरह के सेट आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। क्यूबिक्स क्लासेस का एप्लीकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आपको सारी चीजें आपको PDF के रूप में, या आपको मॉक टेस्ट के रूप में, या आपको जो है MCQ के रूप में, या आपका माइनर मेजर एक्ट, सभी चीजों को पूरे सोल्यूशन के साथ और पूरे इत्मीनान के साथ रखा गया है। तो आप सभी लोग, जो लोग भी यहाँ इनरोल्ड हैं, सभी लोग जाकर क्यूबिक्स क्लासेस का एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, और एप्लीकेशन का लिंक मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको दे दूंगा। और अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है डाउनलोड करने में, तो 8808161606 या 8808161606 पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। 14 बैच के जो लोग भी हमारे इस एप्लीकेशन के साथ जुड़ना चाह रहे हैं वो लोग भी जुड़ें, क्योंकि उनके संबंधित प्रश्न भी है। और आप लोग अब से तैयारी अपनी शुरू करें। ASI का जो अंडर रूल 72 के अंतर्गत जो परीक्षा है वो जल्दी ही आप भी इसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। आपके सुनहरे भविष्य की कामना है। और आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।